हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसर क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आप सभी के लिए यहाँ पर आज मैं KVS PRT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। आप सभी चाहते थे कि मैं KVS PRT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाऊँ। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ ये 2018 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप अपने आप से कर सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। उनको एक बार आप ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, आप चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम आप जेन्युइनली क्रैक करें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप रीड करें। जब आप 2 से 3 बार रीड करते हैं तो दूसरी और तीसरी बार में कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है उसके हिडन मीनिंग आपको यहाँ पर समझ में आते हैं। तो वो आंसर जो होते हैं उनके हिडन मीनिंग आपको देखने हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है KVS में वो आपको यहाँ पर समझना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से फ़ायदा तभी लगेगा जब आप ये नोटिस करें कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। टेंडेंसी चेंज नहीं होगी, हालांकि सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है पर उसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रवृत्ति तो वही रहेगी ना KVS के एक क्वेश्चन पूछने की। सो डरना नहीं है, ठीक है। जो कहते हैं सिलेबस चेंज हुआ है, टफ होगा एग्जाम, कुछ नहीं ऐसा होने वाला है, ठीक है। होने वाला वही है जो आपके दिमाग कहने वाला है। अगर दिमाग कहेगा सरल है तो सरल है, दिमाग ने कहा सब लोग बोल रहे हैं कठिन है तो कठिन ही होगा, तो ये कठिन है फिर आपके लिए, ठीक। सो किसी पर बिलीव मत करिए, इवन मेरे ऊपर भी मत बिलीव करिए, मैं तो यही कहूँगी, अपनी सुनिए, ठीक। आइए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। बहुत बातें कर ली बट थोड़ा बहुत यहाँ पर बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी लोग यही चीज़ दिखाए जा रहे हैं, पेपर टफ होगा, इतने लोग, ये सब थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इसमें डरना नहीं है। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये समय है अपने आप को इम्प्रूव करने का, ओके। यहाँ पर सबसे पहले हम जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पर देखिए आप आराम से कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। और आप नहीं कर पाओगे तो कौन कर पाएगा, एक चीज़ आप लोग खुद सोचिए। डायरेक्शंस दी गई हैं, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट। आपको यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड चूज करना है इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर जो वर्ड है फैक्ट, इसका आपको ऑपोजिट चूज करना है। अब बताइए, फैक्ट तो आप लोग कितनी बार बोलते होंगे, अरे ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट का मतलब होता है आपका सत्यता, आप सच्चाई जिसे कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट लाई होगा, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए फिक्शन का मतलब होता है कल्पना होता है, इमेजिनेशन होता है कल्पना होता है, फैक्ट का मतलब होता है आपकी तथ्य होता है ना। तो यहाँ पर रियलिटी का मतलब क्या होगा, रियलिटी का मतलब ऑलरेडी सत्यता होता है, ठीक। फैक्ट का मतलब क्या होता है आपके, फैक्ट का मतलब मैं आपको बता चुकी सच्चाई। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, लाई होगा, ऑपोजिट चूज करना है, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपसे क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। अब यहाँ पर देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर बोला गया है द हेडमास्टर डैश टू स्पीक यू। अब यहाँ पर देखिए, जब आपको यहाँ पर सेंटेंस जो दिया गया है उसको देखेंगे आप तो आराम से इसमें बता सकते हैं कि ये हमारा किस टेंस में है। टेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो टेंस जरूर से पढ़ के जाइएगा, ओके। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये वाला, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब में एस या ई एस आएगी। अब ये तो आपको पता होगा जैसा सब्जेक्ट होता है उस अकॉर्डिंग हम एस और ई एस चूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर द हेडमास्टर है, हेडमास्टर की बात करें, दैट्स वाई यहाँ पर वॉन्ट्स होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, ही डैश फॉर 5 आवर्स। अब यहाँ पर देखिए फॉर और सिंस वाला जब भी कॉन्सेप्ट आता है, किसका, फॉर या सिंस का, सो आपको ये पता ही होगा कि जब कभी भी सिंस या फॉर का कॉन्सेप्ट आता है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो हमारी हेल्पिंग जो वर्ब होती है वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम क्या चूज करते हैं, हैव बीन या फिर हमारा हैज बीन होता है, हैज बीन या फिर हैव बीन होता है। अब हैव बीन और हैज बीन ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, सब्जेक्ट जैसा होगा हम वैसा आपका हेल्पिंग वर्ब रखें, ठीक। चूंकि यहाँ पर ही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हैज़ बीन होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म यहाँ पर फॉलो करना होगा, यानी कि आपका स्लीपिंग तो निश्चित है और हैज़ बीन आपका ही के अकॉर्डिंग आया है, ओके। सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन इसीलिए ऑन रहता है ताकि आप लोग कुछ भी पूछ सकें, बस उल्टा सीधा कुछ मत बोलिएगा, ठीक। जो भी पूछना सही सही पूछिएगा। कुछ लोग हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं, पर कोई नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शंस। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट आपको दिया गया है आपको इसको इंप्रूव करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। अब यहाँ पर आप कैसे इंप्रूव करेंगे इसको, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि आप किस तरीके से इसको इंप्रूव करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए आई शैल हैव मच प्लेजर्स को आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, आई हैव मच प्लेजर होगा, ठीक है, आई हैव मच प्लेजर होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, आई हैव मच प्लेजर, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका नो सूनर वाला है। नो सूनर डर द पुलिस, यहाँ पर देखिए पुलिस को हिंदी में तो हम लोग पुलिस कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब भी पढ़ेंगे तो इसको पुलिस पढ़ा जाता है, ठीक है। नो सूनर डर द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। तो अब यहाँ पर आपको इंप्रूव करना है नो सूनर के साथ आपका किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, आप सभी ने पढ़ाई होगा बहुत ही अच्छे से, याद करिए थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा और याद करिए। अभी देखिए यहाँ पर डिड है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डिड का यूज़ हुआ है कि नहीं। अब डिड का यूज़ हुआ है तो यहाँ पर आपको जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का तो यूज़ करना ही नहीं है। आप सभी को पता होगा डिड है तो भाई हमें यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं रखनी पड़ती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ती है, यानी कि अराइव होगा, यहाँ पर अराइव तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन पहले काट लो जो आपके नहीं फिट बैठ रहा है। मैं हमेशा यही करती हूँ कि पहले ऑप्शन काट लेती हूँ जो मेरे फिट नहीं है, जो बैठता है फिर वो अपने आप आ जाता है, तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। अगला यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्वेश्चन है कि द इडियम गिवन बिलो इज फॉलोड बाय द 4 पॉसिबल मीनिंग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो ये तो बहुत ही कॉमन आपका एक इडियम है जिसको हम बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि इरेगुलरली होता है कि नहीं, तो इरेगुलरली आप इसको अपना क्या कहते हैं ऑप्शन टिक कर सकते हैं, इरेगुलरली ऑप्शन ए ही है आपका। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपसे डायरेक्शन दी गई है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द 1 मिनट, choose the one which best expresses the meaning of the underlined word, ठीक। हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल। अब यहाँ पर सुपरफिशियल का आपको जो है बेस्ट एक्सप्रेशन देना है कि आप इसको किस सब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। तो सुपरफिशियल का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको सुपरफिशियल, यानी कि आप कह सकते हैं अगंभीर, मतलब जो गंभीर नहीं होता है ना, ठीक। तो अगंभीर या फिर चिचला कह सकते हैं। तो अननेचुरल यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल अच्छे से इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अननेचुरल हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे इन द फॉलोइंग सेंटेंस one part may have an error, choose the one which has the error if any, it is high time that we send the आंसर टू दिस क्वेरी। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने बहुत बार ये इस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, इट इज़ हाई टाइम एंड इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आता है बाकी की शुरुआत में इट इज़ टाइम आए, इट इज़ अबाउट टाइम आए, इट इज़ हाई टाइम आता है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सेंड जो है अपनी सेकंड फॉर्म में तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, सेंड की सेकंड फॉर्म जो होती है वो सेंट होती है ना, SENT। सो आपकी बी पार्ट में प्रॉब्लम है, दैट्स वाई बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, ओके। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इन द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ वर्ड इज फॉलोड by 4 explanatory expressions, choose the expression which best describe the word orthodox। ऑर्थोडॉक्स इस वर्ड को कई सारे लोगों को यूज़ करते हुए सुना होगा कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, यानी कि रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी यानी कि जो विचार पहले की सदियों में थे, 21st सेंचुरी में भी वही विचार लेके चल रहे हैं, पुरानी विचारधाराओं को बिल्कुल अपना रखे हुए हैं, तो वो होता है ऑर्थोडॉक्स टाइप का। तो यहाँ पर आप आराम से कह सकते हैं वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर, ओके। अगला देख लीजिए, यहाँ पर अगला आपसे क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट, यहाँ पर दिया गया है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता है बिल्कुल स्पष्ट, है ना, स्पष्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही जो एक तरीके से होगा ना एक्सप्रेशन क्या होगा, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे आप, यहाँ पर बताइए। तो स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब 10 क्वेश्चन हो गए ना इंग्लिश के। अब भाग 1 में आपका हिंदी और इंग्लिश आता है, तो अब हमारी हिंदी की बारी है। तो आपको हिंदी में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो देखिए, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है तो उसे कहते हैं, किसी पदार्थ में पाए जाने वाले, ध्यान से समझिएगा, पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म का बोध यानी कि वस्तुवाचक संज्ञा, बस खत्म। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पर इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस एक जो डर भर दिया गया है ना यूट्यूबर्स के द्वारा कि मन में वही सब भाव आ रहे हैं, तो वो आपको किसी की सुनना नहीं है, ना मेरी ना किसी की, बस अपनी सुनिए, अपना कर्म करिए, अपने कर्म में विश्वास रखिए। अरे मैं कर्म करूँगा तो क्यों नहीं मुझे फल मिलेगा, जाने दीजिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, है ना, करके दिखाइए, तब वो सारी बातें खराब हो जाएंगी जो बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको असंगत चूज करना है, अन्न जल आचार विचार, पीना खाना नून तेल। देखिए ये अन्न का विपरीत जल है, आचार का विचार नहीं होता है, तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट होगा जो असंगत है आपका, ठीक। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर।
अब यहाँ पर आपसे कहा गया जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है, तो द्वंद्व तो होगा नहीं, कहीं से भी द्वंद्व तो दिख नहीं रहा है। जल पिपासु यानी कि आपका द्विगु नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संख्या नहीं है, बहुवीरी तो होगा ही नहीं, और तत्पुरुष हो सकता है क्योंकि जल पिपासु यानी कि जल का पिपासु, किसका, जल का पिपासु, जल का पिपासु यानी कि आपका जल पिपासु तो तत्पुरुष होगा, है ना, जिसमें बीच में कारक चिन्ह छुपे तत्पुरुष नाम गिनावत है, यानी कि सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए, एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। अब बताइए, ये तो सभी ने सुना होगा, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, है ना, अक्सर हम लोग अपने कपल्स को बोलते हैं ऐसी चीज़ें। तो बताइए कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा इस लोकोक्ति के सटीक अर्थ को दिए गए विकल्प में चयन कीजिए, तो आप क्या चयन करेंगे, है ना। देखिए, एक साथ दो या कई दुगुणों का आपका जो है दुर्गुणों का होना, ये क्या होता है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ठीक, अगला देख लीजिए। अगला है आपसे वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ठीक, काव्य लक्षण के विषय में यह कथन किस आचार्य का है, तो ये तो देखिए मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया था तो मैंने ये सारी चीज़ बताई थी। और ये जो आपका एक तरीके से कथन है ना, ये आपके आचार्य किसका है, आचार्य विश्वनाथ जी का है। किसका है, आचार्य विश्वनाथ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तत्सम तो आपने पढ़ा होगा, पर अर्ध तत्सम आपने पहली बार पढ़ा होगा। देखिए, लेकिन घबराना नहीं है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं ना वही काम आने वाली हैं। ठीक, तो देख के क्वेश्चन को डरना नहीं है, अर्ध तत्सम बताना है यहाँ पर। अर्ध तत्सम आखर, अक्षर, अक्षर या फिर अक होगा, तो आखर ही आपका क्या है, अर्ध तत्सम है। इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं था। अगला है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका कामायनी काव्य रूप क्या माना जाएगा। कामायनी एक महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य है। सो आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। अगला देखिए, तपोवन में शब्द में कौन सी संधि होगी, तो तपोवन में आप लोग बता सकते हैं आराम से। तपोवन जो है आपका विसर्ग संधि में आता है, किसमें, तपह धन वन, यानी कि आपके विसर्ग में आएगा। ओके, सो आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे आपसे कुछ इस तरीके से दिए गए हैं क्वेश्चन। आपसे है कि खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे कि खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो ये आपको पता ही होगा ये किस में आती है खड़ी बोली, ये हमारे पश्चिमी हिंदी में आती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए दिमाग लगाना ही नहीं है, कि आपको उस मूल ध्वनि को बताना है जिसके खंड नहीं हो सकते, मतलब जिसे और नहीं तोड़ सकते आप। ठीक, तो आप किसे नहीं तोड़ सकते इनमें से बताइए। वर्ण को आप नहीं तोड़ सकते, शब्द को आप वर्णों में तोड़ सकते हैं, बट वर्ण अब अपने आप में बहुत छोटा हो चुका है, वर्ण को आप नहीं तोड़ सकते हैं। अब हमें यहाँ पर भाग 2 जिसमें आपको करंट अफेयर्स सॉल्व करने को मिलेगा, चूँकि करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा दे रही। अब जैसे 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है, हम अभी 2022 में है, तो उस टाइम का करंट पढ़ के कोई मतलब तो है नहीं है। तो जो स्टैटिक क्वेश्चन है जैसे जीएसटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत सिंपल है और ये हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया, तो जुलाई 2017 में, है ना। जीएसटी जो होता है वो एक तरीके का आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। आप लोगों ने टैक्सेस पढ़े होंगे, उन्हीं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने को मिले होंगे, तो इनडायरेक्ट में आता है। क्वेश्चन है कि दिल्ली की सुरक्षा प्राचीन में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया। बताइए, इनमें से सबसे उत्तम जो दरवाजा है वो किसको बताया गया है आपका, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं उनमें, तो इसमें दिल्ली दरवाजा आपका सबसे मजबूत बताया गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है, 1 मिनट आप दीजिएगा। आपसे है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य किया है, तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। किसने ऐसा अनिवार्य किया था, ये आपका ये आपका किसने मतलब एक तरीके से कंपलसरी किया था, तो वर्षा जल संचयन को छतों पर आपका जो है किसी ने कंपलसरी किया था, तो वो है आपकी तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आइए, आपको चिपको आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपके उत्तराखंड से है। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था, तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक मोहम्मद यूनुस था। कौन था, मोहम्मद यूनुस। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2017 का ज्ञानपीठ आपके लिए तो अब किसी काम का नहीं है, 2017 का, है ना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी रिवर है जो भारत से भी, बांग्लादेश से भी और आपके कहाँ से, चीन से होकर बहती होगी। तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपकी ब्रह्मपुत्र नदी ही मैच करेगी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा अपक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? तो अपक्षेपण या वर्षण का यहाँ पर रूप नहीं है, निरपेक्ष आर्द्रता नहीं है, ठीक। बाकी सब आपके वर्षण और अपक्षेपण का क्या है, रूप होते हैं। अगला यहाँ पर देख लीजिए, दीपक कर्माकर जी के बारे में है। यहाँ पर दीपक कर्माकर ने मरसिप तुर्की की जुलाई, अब यहाँ पर जुलाई का तो 2018 का करंट आपके लिए किसी काम का ही नहीं है, सो आप उसको छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, किसी काम का नहीं है। अगला यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी 2018 के एशियाई खेलों से संबंधित है, किसी काम का नहीं है। अब पार्ट 2 में आपको क्या क्या होता है, करंट और यहाँ पर रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग आपसे यहाँ पर शुरू हो रही है। क्वेश्चन है आपसे, 18 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर आकार की सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में परिवर्तित किया गया। इस नई आकृति की एक भुजा किसके बराबर होगी? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, बड़ा ही सिंपल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी ईंट जो है, ईंट का आयतन घन के आयतन के बराबर होगा। किसका? ईंट का आयतन बराबर घन का आयतन होगा। तो ईंट का आयतन किसके बराबर होगा? घन के आयतन के बराबर होगा, ठीक। ईंट का आयतन क्या होगा? 18 आपको दिया गया है, मल्टीप्लाई बाई 48 आपको दिया गया, मल्टीप्लाई बाई 16। देखिए ये आपको दिए गई हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर क्या होगा, घन का आयतन ए क्यूब होता है। अब यहाँ से ए की वैल्यू 24 निकाल दीजिए, यही आपके घन की भुजा आ गई 24 सेंटीमीटर। सिंपल था कि नहीं? अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, ये रीजनिंग का आपसे जो है डायरेक्शन टेस्ट आपने पढ़ा होगा, ये उसी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा लंबा दिया गया है, थ्योरी लंबी है, बट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ठीक। अब जब भी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो कि कोई व्यक्ति घंटा घर के निकट खड़ा है, जिसके साथ की और से जुड़ा हो, उसको आप फिक्स कर लीजिए। तो मैंने यहाँ घंटा घर को फिक्स कर लिया कि भाई मुझे एक चीज़ पता चल गई कि ये मेरा घंटा घर है। की और से वालों को आपको फिक्स कर लेना है। वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु पी पर पहुँचता है जो कि घंटा घर से 8 किलोमीटर दूर है। क्या कहा जा रहा है? दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा यहाँ होगी, दक्षिण दिशा में आपका कितना 8 किलोमीटर चलता है और बिंदु पी पर पहुँचता है। आगे कहना है कि भाई पी से, अब पी को फिक्स कर लीजिए। अब यहाँ से देखना है, पी से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, क्यू पर पहुँचता है। तो क्यू पर पहुँच गए, कितना चला इसने 6 किलोमीटर चला है। कितना? 6 किलोमीटर। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और क्यू को थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से मैनेज कर देती हूँ। यहाँ 6 किलोमीटर उसने चला और कौन से बिंदु पर पहुँच गया? क्यू पर पहुँच गया। उसके बाद कह रहे हैं आपसे कि क्यू से, अब आपको क्यू को फिक्स कर लेना है। क्यू से और के वालों को फिक्स करते जाइए। क्यू से वह फिर दाएं मुड़कर आर पर पहुँचता है, जो कि क्यू से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपको 10 किलोमीटर चलना है। कितना? 10 किलोमीटर। आप 10 किलोमीटर चल दिए और यहाँ पर किस बिंदु पर पहुँच गए? आर पर पहुँच गए। इतना कर लिया। बिंदु आर से अब आर को फिक्स कर लीजिए। आर से वह दाएं मुड़कर स्थान एस पर पहुँचता है, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ आपका 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी? 6 किलोमीटर की दूरी पर है और ये यहाँ पर पहुँच गया एस पर, ठीक। अब आप इसको आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, अगर आपको डायरेक्शन टेस्ट नहीं आते हैं तो मैं एक एक पर्टिकुलर वीडियो हर एक रीजनिंग के टॉपिक का दूंगी, बस पेशेंस रखिए आप लोग, ठीक। इधर देखिए, अब आप ये देखिए, यहाँ पर उसने 8 किलोमीटर चला। पहले ये घंटा घर है कोई जगह, 8 किलोमीटर चला, यहाँ से पी पर पहुँचा, 6 किलोमीटर चला क्यू पर, 10 किलोमीटर आर पर, फिर आपका एस पर पहुँचा 6 किलोमीटर चल के, ठीक। अब आपसे कहा क्या जा रहा है, अभी वह घंटा घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब घंटा घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तो दिशा तो आपको समझ आ रही है। ये घंटा घर रहा और व्यक्ति इधर एस पर है, तो उत्तर दिशा में है। किस में? उत्तर दिशा में। इतना पता चल गया अभी, ठीक है। ऑप्शन अभी बाद में देख लीजिएगा। कितनी दूरी पर है? देखिए यहाँ तक की ये जो दूरी है, यहाँ तक की ये जो दूरी 8 है, यहाँ तक की 8 है और ये पूरी दूरी 10 दिया गया है। यानी कि ये जो इतनी सी दूरी है, इतनी वाली, ये वाली, मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ये इतनी वाली दूरी कितनी होगी? पूरी 10 है और इतनी दूरी 8 है, तो ये 2 किलोमीटर होगी कि नहीं? तो 2 किलोमीटर दूरी पर है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। एक बार करके देखिएगा अपने आप से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थ्योरी नहीं दी गई है, बट डरना नहीं है उससे, आप लोगों को डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से एक शब्द जो है वो अन्य 3 से भिन्न है, तो उस विषम शब्द को आपको चुनना है। सफ़ेद है, लाल है और आगे कौन से 2 कलर है? पीला और नीला है। देखिए सफ़ेद आपका जो है कभी भी आपने इंद्रधनुष में नहीं देखा होगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लाल, पीला और कौन सा था? लाल, पीला और नीला, ये आपके इंद्रधनुष में होते हैं। रेनबो आप सभी ने देखा होगा, ठीक। बड़ा ही प्यारा सा होता है, बरसात के मौसम में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि इंदर एक पुरुष तथा सहेल एक जो है आपकी क्या है? एक स्त्री है। सहेज की माता इंदर की माता की बहन की बेटी है। सहेज का इंदर से क्या संबंध है? तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है आपसे? सहेज की माता,
इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फैमिली ट्री बनाना होगा। ठीक, अब फैमिली ट्री बनता कैसे है, उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को। इंदर एक पुरुष और सहेज एक स्त्री है। ये चीज़ देखे ना, इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी पहले से। सहेज की माता इंदर की माता की बहन है, तो पहले इंदर बना लीजिए। क्या, इंदर बना लीजिए। कह रहे हैं इंदर, इंदर की माता ऊपर होंगी, इंदर की माता की बहन, इंदर की माता की बहन। जब भी बहन का कॉन्सेप्ट आता है तो हम साइड में ही, बगल में ही लिख लेते हैं। जब भी हमारे भाई बहन की बात हो तो साइड में लिखते हैं। बहन की बेटी, अब बहन जो है, बहन की बेटी यहाँ पर आएगी, नीचे आएगी, बच्चे जो होते हैं वो नीचे आएंगे। ठीक है, फैमिली ट्री ऐसे ही बनता है। ठीक, तो आपकी जो है बेटी क्या है, ये आपकी क्या है, ये माता है। किसकी माता है ये आपकी माता है। किसकी, सहेज की। किसकी, सहेज की। अब आपसे जो दिया गया है उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि इंदर जो है एक पुरुष है, पुरुष के लिए इस तरीके से बनाना है, और स्त्री के लिए आपको राउंड बनाने होते हैं। ठीक है, तो माता है तो आपकी जो है क्या होंगी, फीमेल होंगी, तो आपको गोला बनाना है। बहन फीमेल होंगी तो गोला बनाना है। बेटी आपकी क्या है, बेटी माता है आपकी। किसकी, आपकी, तो ये क्या है, ये भी आपकी फीमेल होंगी। और सहेज आपको ऑलरेडी बताया गया है कि एक आपकी स्त्री है, तो आपको इस तरीके से बना लेना है। सिर्फ इंदर ही आपका पुरुष था। अब कह रहे हैं कि सहेज का इंदर से क्या संबंध है। देखिए, एक पीढ़ी का आपका यहाँ पर गैप दिख रहा होगा आपको, तो क्या यहाँ पर संबंध हो सकता है। ये बहुत ही सिंपल है। अब आप देख के बता सकते हैं कि सहेज का इंदर से क्या संबंध होगा, बताइए। सहेज का इंदर से भतीजी या भांजी का संबंध होगा। किसका, भतीजी या फिर आपकी भांजी का संबंध होगा। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, भतीजी या भांजी, ये वाला होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर बोला गया है कि उपरोक्त दो आकृतियों में कुछ संबंध है। निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति समुच्चय को चुनिए जिसका वही संबंध जो उपरोक्त आकृतियों का है। आपको ये दो आकृतियाँ देखनी है, फिर आपको यहाँ पर संबंध बताना है कि आपका जो है ये जो संबंध दिया गया है, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ एक बार। क्वेश्चन देखिए, जो संबंध इसमें दिया गया है वही यहाँ पर बताना है कि आपका उपरोक्त में से किस में है। ठीक, देख लीजिए इसको ध्यान से। समझ लग रहा होगा कि एक सर्कल में आपको क्या करना है, जो दूसरी आकृति है उसको रख देना है। ठीक, तो यहाँ पर पहला वाला तो वो आपको दिख ही रहा होगा कि कहीं से भी मैच ही नहीं हो रहा है ना, ये तो हो नहीं हो रहा है। दूसरा वाला भी नहीं हो रहा है। तीसरा वाला आप लोग देख लीजिए, तीसरा वाला दिख रहा होगा आपको, कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है। यही आपका मैच हो रहा है ना, जिसमें आपका ये गोला जो है आपका किसके अंदर है, ये आपका त्रिभुज के अंदर है ना। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। ये दूसरी वाली जो आकृति है वो इसके अंदर आनी चाहिए, दूसरी वाली इसके अंदर, दूसरी वाली आकृति इसके अंदर, दूसरी वाली आकृति इसके अंदर। तो ऐसा तो सिर्फ डी में हो रहा है, बाकी किसी में नहीं हो रहा है ना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। अगला आप ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है आपको क्वेश्चन। 1 मिनट मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये रहा क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखिए। आपको देखना नहीं है, आपको पढ़ना भी है। होपफुल, हेल्पफुल, हेल्दी, हीलिंग, हीटिंग। यदि इन शब्दकोश में हम क्रम से व्यवस्थित करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। हालांकि अब फ़ोन है, अब आप डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं। पहले हमारे पास क्या होता था, जिसको हम लोग बोल नहीं पाते थे, डिक्शनरी को हम लोग डिक्शनरी बोलते थे। वही है ये कॉन्सेप्ट आपका। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका हीलिंग आएगा। क्या आएगा, हीलिंग आएगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले हीलिंग होगा, फिर क्या आएगा आपका, फिर हेल्दी होगा। हेल्दी दूसरे नंबर पर होगा। तीसरे नंबर पर आपका हीटिंग होगा। तीसरे नंबर पर आपका हीटिंग होगा। देखिए HEA तीनों में आपका कॉमन है। तो आपको ये देखना होता है कि अगला आपका जो लेटर है वो क्या है। तो इसमें एल है, इसमें भी एल है। अब इन दोनों में कंपेरिजन करिए, पहले क्या आएगा, आई आएगा, टी आएगा। तो आप आराम से बता सकते हैं कि मैम पहले तो आई ही आएगा, इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है। इसमें हमारा टी बाद में आएगा। देखिए आई पहले आता है आपका, ABCD में पढ़िए। ठीक, टी हमारा बाद में आता है, तो ये दूसरे नंबर पर हो गया कि नहीं। तीसरे नंबर पर हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आई है और यहाँ पर एच है। तो आप बताइए एच पहले आता है कि आई पहले आता है। तो एच पहले आता है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये इसीलिए आपका दूसरे नंबर पे है। अब एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। तो पहले नंबर पर हमारा हीलिंग आएगा, दूसरे पर हेल्दी आएगा, तीसरे पर हीटिंग आएगा, चौथे पर आपका कौन सा आएगा, चौथे पर आपका हेल्पफुल आएगा। कौन सा, ये आएगा हेल्पफुल। होपफुल आपका सबसे बाद में आएगा 5वें पर। आपसे पूछा गया तीसरे नंबर पर कौन सा होगा, तो आपका तीसरे नंबर पर कौन सा था, हीटिंग था। कौन सा, हीटिंग। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अब आपको इधर की तरफ चलना है। बड़े ही आकृतियों वाले क्वेश्चन दिए गए सजा सजा के।
केवीएस वालों ने, ये देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपर्युक्त आकृति का प्रतिबिंब है जबकि दर्पण को रेखा ए बी पर रखा गया है। दर्पण को जो है किस पर, इस पर रखा गया है, रेखा ए बी पर रखा गया है। ठीक, ये आपका दर्पण है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ए बी है। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है प्रतिबिंब। आइए देखते हैं कहाँ है, कैसा होगा प्रतिबिंब। एक बार मैं आपको डायग्राम पूरा दिखा देती हूँ, अगर नहीं दिखेगा तो मैं बना भी दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए, अभी आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से आपको ये दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है कि इसका जो है क्या होगा, निम्नलिखित में से उपयुक्त आकृति का प्रतिबिंब कौन सा होगा, ये आपको बताना था। ओके, प्रतिबिंब में कभी भी ये देखिए पी यहाँ पर आ गया, ये तो संभव ही नहीं है। डी देखिए अंदर है, तो पी आपका अंदर कैसे आ गया, ये तो आपका होगा नहीं। अब डी जैसा का तैसा तो दिखने वाला नहीं है, ये भी फिक्स है आपका, है ना। एक बार मैं इसको अच्छे से बना देती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि डायग्राम जो है अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है थोड़ा सा, है ना। आइए देखते हैं, इस तरीके से आपको दिया गया है। थोड़ा सा हंसना मत, एक इंजीनियर जो होता है ना, उसका डायग्राम होता है ना, वो ऐसे ही होता है। तो आप मेरे पे ना हंसिएगा मत, हाँ, मैनेज कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको दिया है ए और बी। अब देखिए, इसको सी और डी को तो आप रिजेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैं ए और बी वाले ऑप्शन को एक बार बना देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग समझ गए ना, इससे बड़ा कुछ नहीं है, मेहनत कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। यहाँ पर आपको डी कुछ इस तरीके से, ये आपको डी लिखा गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये सी लिखा गया है, और यहाँ पर ये ए लिखा गया है, और यहाँ पर आपको ये बी लिखा गया है। ये ऑप्शन ए है आपका, ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन बी आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। ध्यान से देखते रहिएगा थोड़ा सा, आप लोग भी, हाँ, देखते रहते हैं तो पता भी चल जाता है कि को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। ये पी दिया गया है और ये ए दिया गया है। अब बताइए आप इसमें से आप कौन सा सही करेंगे, बताइए, ध्यान से देखिए। अब देखिए, पी एज इट इज़ तो होगा नहीं, तो ये वाला तो हम काट ही देंगे। हमें चाहिए प्रतिबिंब, तो हमारा पी इस तरीके का आएगा, आएगा ना। पी का प्रतिबिंब ऐसा है जो पी, तो इसका प्रतिबिंब तो यही आएगा, तो उल्टा ऐसा पी हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से देखिए अब आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ध्यान से आपको देखने पर बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर रीजनिंग का ही है आपसे कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया गया। वाह, ठीक है। अब इसे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। ऐसा क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 11th-12th में सॉल्व किया है। इनमें से कितने छोटे छोटे घनों की एक या अधिक भुजाओं को लाल रंग से रंगा गया है, बताइए। अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए, घन की भुजा कितनी दी गई है आपको, 8 सेंटीमीटर दी गई है। छोटे घन की कितनी होगी, छोटे घन की भुजा कितनी होगी, छोटे घन की भुजा कितनी होगी, तो ये होगी 8/2 यानी कि 4 होगा। तो छोटे घनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, छोटे घनों की कुल संख्या 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कि 64 होगा, है ना। छोटे घन की सभी भुजा जो रंगी नहीं है वो आपको यहाँ पर कैसे निकालनी होती हैं, ये आप कैसे निकालेंगे, 4 - 2, देखिए 2 सेंटीमीटर भुजा, तो यहाँ पर 4 - 2 का होल क्यों कर लेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं कि एक या एक से अधिक भुजाओं को लाल रंग से रंगने पर छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल तो आपके 64 बने थे, इनमें से आप 8 घटा दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे, सॉरी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल तो आपके 64 घन बने, कितने बने, 64 घन बने, इतना आपको समझ लग गया। 64 जब आपके घन बने तो यहाँ पर आपने ये देखा है कि छोटे घन की सभी भुजा जो रंगीन नहीं है, पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि टोटल कितने बने, फिर आपने देखा जो रंगे नहीं है, आपने देखा ये वाले आपके रंगे नहीं है 8, तो टोटल में से ये जब हटा देंगे हम, टोटल में से 64 में से 8 हटा देंगे तो हमें वो वाले घन मिल जाएंगे जो आपके रंगे हुए हैं, है ना, क्योंकि ये रंगे नहीं वाले हैं, तो आपका 56 आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में आपको इस तरीके से ये शब्द दिया गया है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसी भाषा में इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सिंपल है ये भी बड़ा। इसको देखिए, थोड़ा सा दूर दूर करके लिख लिया जाता है। जैसे आपको दिया गया प्रिंसेस दिया गया, PRINCESS, प्रिंसेस को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ECINRPTU, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। हल्का सा यहाँ पर दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, पर इतना दिमाग आप सभी लोग लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, इसको नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आपने नंबरिंग की। अब यहाँ देखिए, ये छठवा जो है आपका रिपीट हो रहा है
है ना। ये देखिए पांचवा आपका रिपीट हो रहा है, ये देखिए आपका चौथा जो आपका लेटर है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पर, और ये एन, इसके बाद एन जो है ये आपका रिपीट हो रहा है ना। ये देखिए आर आपका रिपीट हो रहा है, पी आपका रिपीट हो रहा है कि नहीं। यहाँ ध्यान से देखिए किस तरीके से रिपीट हुआ है। यहाँ नंबरिंग दी थी 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन आपका कैसा हुआ, पहले 6 नंबर पर वाला आया, फिर 5 नंबर वाला, फिर 3 वाला आया, देखिए 3 वाला आई आया है ना, और फिर आपका 4 वाला आया है, फिर आपका 2 वाला आया, फिर आपका 1 वाला आया है। अब ये 2 लेटर आपके बच जाते हैं, तो 2 लेटर को आप ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ पर एस टी कितने का इंक्रीमेंट हुआ, +1 का इंक्रीमेंट हुआ, एस टी यू +2 का इंक्रीमेंट हुआ। देखिए हल्का सा यहाँ पर लॉजिक आपको लगाना होगा कि इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर बना कि पहले तो इनको रिपीट किया गया है, 3 को आपका जो है इस तरीके से रखा गया है, और बाद के 2 लेटर्स को आपका जो है +1 +2 करके दिया गया है। अब आपको जो दिया गया है उसको देखिए, क्या दिया गया है आपको, SPICEJETXYZ। ठीक, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इनको देख लेना है कि हम कैसे इनको रिपीट करेंगे। तो पहले छठवा आएगा, फिर पांचवा, फिर 3 4 2 1 ऐसे लिखना है। तो छठवें नंबर का जे होगा, पांचवें का ई होगा, है ना, और तीसरे नंबर का क्या है, आई है। तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें इस तरीके से आ रहा है। तो अभी 2 ऑप्शन हैं जो आपके थोड़ा सा यहाँ पर इधर उधर हो रहे हैं, है ना। तो आगे चलते हैं, देख ही लेते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अगला कौन सा आएगा, चौथा लेटर आएगा यानी कि सी, फिर दूसरा आएगा यानी कि पी, फिर एस आएगा। अब ई में +1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो एफ होगा, और टी में +2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वी होता है। क्या होता है, वी होता है। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच होगा, अब आप आराम से कर सकते हैं, यानी कि एफ वी यानी कि डी ऑप्शन मैच हो गया आपका, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपसे क्वेश्चन है कि संख्याओं 3 4 5 का वही संबंध बताइए जो संबंध 1 2 3 का संख्याएं 1 4 9 से है। ठीक है, हम मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन है ना सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा। 1 2 3 संख्याओं का संबंध किससे है, 1 से 4 से 9 से। किस तरीके से है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो आप 3 का 4 का 5 का स्क्वायर ना निकाल पाएंगे, 9 होगा, 16 होगा, ये 25 होगा। क्या दिमाग लगाना है इसमें, है ना। तो आपका बी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो आप कर सकते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बोला था बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ हो सकते हैं नहीं आते हों तो उसको आप घर पे अपने बैठ के पढ़िए। अगला है आपसे टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन है यहाँ पर। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आप सीटेट में पढ़ के आए, आप सब सीटेट निकाल कर आए हैं, तो यहाँ पर देखिए घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं है, बस पेशेंस आपको रखना है पढ़ने के लिए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर असमानता, सार्वजनिक विद्यालय पद्धति, शैक्षणिक संस्थानों के मानकों में अंतर। अब यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है कि इनमें से कौन सा आपका हो सकता है। शिक्षा के अवसर में असमानता की महत्वपूर्ण बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं, सोचिए जरा आप लोग क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। एक तो ये है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, ये भी हो सकता है। और आपका नेक्स्ट क्या है, आपका नेक्स्ट है कि जेंडर असमानता यानी कि लिंग भेद, ये भी हो सकता है। सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों के मानकों में अंतर, ये हो सकता है। यानी कि ए बी और डी आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो मैच कर लीजिए किस में ऐसा हो रहा है, ये सी में हो रहा है। अगला देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा पढ़ने की क्षमता रखनी है। ठीक, आपको अब दिख रहा होगा यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। कौन सा इनमें से गुण नहीं है, पहले तो देखिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ नहीं को हाईलाइट करिए। ऐसा आपको यहाँ पर ऑप्शन छांटना है जो एक परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। वह सामाजिक अपेक्षाओं का खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है, वह दुश्चिंता और आपका यहाँ पर ना ये कुछ अलग तरीके से दिया गया है, मैं ऑप्शन बता देती हूँ। वह दुश्चिंता तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। ठीक, क्या है इसका मतलब है, वह दुश्चिंता तनाव की स्थिति में संयम, जब कभी भी दुश्चिंता हो तनाव हो तो ऐसी स्थिति में वो संयम बना के रखता है। तो ये तो देखिए एक परिपक्व व्यक्ति की विशेषता है भाई। वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में आपका जो है जब भी संवेगात्मक तनाव होता है तो एक तरीके से अपने जो है संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। तो ये भी बिल्कुल विशेषता है। वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। एक परिपक्व व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो एक तरीके से विनोद प्रिय होता है और हर परिस्थिति में वो सकारात्मक पॉजिटिव होता है। तो मैं नहीं मानती कि ये वाला ऑप्शन कभी भी सही हो सकता है कि वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना प्रमुख लक्ष्य बनाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापक में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है। कौन सा सामने नहीं आता है? समस्या की स्थिति का निर्माण करना, समस्या को समझने, परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता करना, समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थी की सहायता करना, कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना। कौन सा इसमें से नहीं हो सकता, बताइए। तो समस्या की स्थिति का निर्माण क्यों करेगा भैया, क्यों करेगा? ये ऑप्शन करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित नहीं है। शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, योग्यधारिता, समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। तो इनमें से कौन सा व्यक्तिगत शिक्षा योजना के विचार पर आधारित नहीं है? यहाँ पर श्रेणीकरण की कोई बात ही नहीं होती कि योग्यधारिता आपके समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का आप श्रेणीकरण कर दें। डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन जो दिए गए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जैसे आप सीटेट में क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, थोड़े से लेंदी से, यहाँ पर आपका जो विचार है, आपकी बुद्धि और विवेक है ना, वो बहुत काम आता है। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास आपके जो हैं इसकी विद्यालय पर प्रमुख सरोकार नहीं है। ठीक है, तो भाषा की समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार कौन सा नहीं है? उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, भाषा उपयोग और निर्माण की क्षमता, सोचना और दूसरों के साथ संवाद करना। तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, बताइए आप। तो एक आपका ये शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, ऐसा कोई आपका विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपसे कुछ इस तरीके से, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो आरंभ के जो आपके प्राथमिक वर्ष होते हैं, अर्थात जिनमें कक्षा 4 तक आप गणित के अधिगम होता है, तो इसमें किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, संवर्धित आपका जो है कार्यक्रम प्रदान करना, पाठ्यक्रम सक्षमताओं कौशलों का पूरा करना, कक्षा विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। तो इनमें से आपका कौन ऐसा होगा जो आपके अधिगम हेतु आपका प्रयास किए जाने की आवश्यकता होगी, बताइए आप लोग। तो इनमें से संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? अनुशिक्षण यानी कि ट्यूटोरियल, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन होता है, मॉडलिंग, अगला है आंकड़ों के व्याख्यान करना तथा निष्कर्ष निकालना। तो इनमें से कौन सा आपका नहीं होता है जो कि आपके कंप्यूटर की सहायक अधिगम की विधि नहीं है? देखिए, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की जो विधियां हैं, एक तो देखिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन होता है आपका, ठीक है, और एक आपका होता है मॉडलिंग, यानी कि जिसे आप कहते हैं अनुकरण, कहते हैं अनुकरण, प्रतिरूपण कहें या फिर मॉडलिंग कहें। खेल होते हैं, बहुत सारे गेम्स भी होते हैं, खोज होती है, समस्या समाधान होता है। इनमें से कौन सा नहीं? आंकड़ों की व्याख्या करना और निष्कर्ष निकालना, ये आपका जो है अधिगम की विधि नहीं है। ठीक, अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। तो इनमें से किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक जो सटीक परिभाषा होगी वो कौन सी होगी? तो ये है आपकी पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन है कि बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। कौन सा होगा बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय? तो ये होगा आपका विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिया गया है आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया या चरण अवयव को दर्शाता है या दर्शाती है? तो ये आपके आपपतिक पठन में आती है। किसमें? आपतिक पठन में। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपसे, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करें। ये तो देखिए आप अपने आप को सोचिए कि आप प्रभावी हो सकते हैं अगर आप ये करें, अगर आप ये करें। चारों ऑप्शन उठा के देखिए, बिठा के देखिए अपने आप में। वह विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने में सहायक हो, वह विद्यार्थियों की प्रवीणता में सहायक हो, विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में प्राप्त करते हों। करेक्ट आंसर क्या होगा? वह विद्यार्थियों की प्रवीणता में सहायता करे। किसमें? विद्यार्थियों की प्रवीणता में सहायता। आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, थोड़ा सा
कहीं कहीं पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ और जो है इसमें टच हो जाता है तो वो आ जाता है। क्वेश्चन है कि सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। कैसे आप इसका वर्णन कर सकते हैं सामाजिक परिपक्वता के गुण का? ऑप्शन देखिए, अपने आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन में एक बार आपको दिखा देती हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए डी ऑप्शन, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्य से उच्च समन्वय। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है और इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन है कि नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट 1 में प्याजी मॉडल के संज्ञानात्मक विकास को दर्शाया गया है और सेट 2 में उससे संबंधित विशेषताओं को दर्शाया गया है। अगर आपने प्याजी को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो इसमें सेट 1 में आपके प्याजी की जो अवस्थाएं हैं इनको दर्शाया गया है, विकास संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को। सेट 2 में उससे संबंधित जो विशेषताएं वो बताएंगे। उत्तर हेतु सही कूट का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर सही कूट चयनित करना है। तो सबसे पहले है आपका कौन सा, सबसे पहली जो अवस्था है संवेदी प्रेरक, जिसे आप सेंसरी मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर। तो इसमें वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो आप कहते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पाया जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है किसमें? संवेदी प्रेरक अवस्था में। तो वस्तु स्थायित्व का गुण यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर अवस्था का गुण है। पूर्व संक्रिया अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल जिसे कहते हैं, पूर्व संक्रिया अवस्था, इसका कौन सा गुण है? इसका गुण होता है अहम केंद्रवाद यानी कि ईगो सेंट्रिसिज्म। ईगो सेंट्रिसिज्म जो है आपके पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है यानी कि प्री ऑपरेशनल, इसका गुण होता है। ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को पढ़ना है, बहुत बार पूछा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, इसका गुण क्या होता है? इसका होता है रिवर्सिबल थिंकिंग। रिवर्सिबल थिंकिंग जो आपका आता है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, रिवर्सिबल थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आकारिक संक्रियात्मक, इसे आप कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। आकारिक संक्रियात्मक को क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल। इस अवस्था का जो मेन गुण होता है वो होता है निगमनात्मक चिंतन, जिसे आप डिडक्टिव थिंकिंग कहते हैं। निगमनात्मक चिंतन या डिडक्टिव थिंकिंग। तो आप मैच कर सकते हैं ए का 2 से, बी का ए का किससे? आपका 2 से होगा, और किसका? ए का 2 से, बी का आपका किससे होगा? 3 से होगा, है ना? इस तरीके से सी का आपका किससे होगा? 1 से होगा, और आपका डी का किससे होगा? आपका 4 से होगा। ठीक है, तो इसमें आप मैच कर लीजिएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपसे 1 मिनट आप दीजिएगा। अभी आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? मेरे पास कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि मैम, मैंने जब आनुवंशिकता और वातावरण आपको पढ़ाया कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो मेरे पास एक कमेंट आया कि ये तो सिलेबस में ही नहीं है। तो अब आप थोड़ा सा सजग हो जाइए कि सिलेबस में देखिए आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन कौन कर रहा है, जबकि मैंने ये बताया हुआ है पढ़ाते टाइम कि आनुवंशिकता हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आनुवंशिकता इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। क्या तय करती है? कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, हम इसे मुख्य निर्धारक नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते मुख्य निर्धारक? वातावरण को छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ सकते ना। तो ये इस बात को आपका तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। 14 का आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा, है ना। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, अगला आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है? तो अधिगम अंतराल की जो पहचान है ना, वो उपचारी अध्यापन से की जाती है। किससे? उपचारी अध्यापन से की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है अपने 1 मिनट, अपने कक्षा 5 के गणित के जो है, आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। इनमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए आप कौन सी परीक्षा लेंगे। आपने एक पहले परीक्षा ले चुके हैं आप, और उसमें अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो फेल हो गए, ठीक है, उत्तीर्ण ही नहीं हो पाए। तो अब आप क्या करेंगे इस स्थिति में? तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए पता है? रचनात्मक परीक्षण करना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1 मिनट। क्वेश्चन है आपसे कि प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? तो बताइए आपका प्रतीकात्मक उद्दीपन जो है, इसके प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम होती है? तो ये परिपक्वता का आपका परिणाम है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन है कि सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है? जेंडर भूमिका, ऑप्शन आगे होंगे आपको, जेंडर समानता, जेंडर असमानता, या फिर जेंडर रूढ़ धारणा। तो क्या होना चाहिए बताइए?
एक सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष और महिला दोनों में ही होनी चाहिए, वो इनमें से क्या हो सकती है? वो हो सकती है आपका जेंडर रूढ़ धारणा, जिसमें सामान्यतः होता क्या है कि पुरुष और जो महिला होती है उसमें कुछ निश्चित विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक, तो जेंडर रूढ़ धारणा आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। 1 मिनट, आपको चारों ऑप्शन अभी दिख रहे होंगे। किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, विद्यार्थी को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है, दूसरे विद्यार्थियों से सही उत्तर बताने के लिए कहना, व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। बताइए कि किसी विद्यार्थी को अनुचित अनुक्रिया को निपटने का सबसे सही तरीका क्या होगा? तो सबसे सही तरीका होगा विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना। ठीक, अगला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है वो माइक्रो टीचिंग से संबंधित है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन है आपसे। माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। माइक्रो टीचिंग का उपयोग कब किया जाता है बताइए? माइक्रो टीचिंग का यूज़ विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी के हेतु होता है ना, तो विशिष्ट अध्यापन कौशल में होता है। ठीक, विशिष्ट अध्यापन कौशल में होता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन अब आपसे कंप्यूटर से क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है आपसे कि MS वर्ड में आपका जो है थीसारल जो टूल है, मैं एक बार इसको लिख देती हूँ, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, थीसारल टूल। ये थीसारल जो टूल है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो थीसारल जो टूल होता है इसका उपयोग समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए किया जाता है। किसके लिए? समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए होता है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और आपका है ये पिंटरेस्ट। अब आप देखिए 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी को पता ही होगा कि इनमें क्या है। तो ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। क्या हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, तो सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान एवं इंजीनियरिंग है? बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए। आगे ऑप्शन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। और मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? पहले तो क्वेश्चन क्या था? कृत्रिम ज्ञान किसके लिए आपका आवश्यक होता है? कि तो कृत्रिम ज्ञान बुद्धिमत्तापूर्ण जो मशीनें होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो मशीनें होती हैं उनके लिए होता है। मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। दैट्स वाई हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें हमारे दोनों ही फिट बैठ जाएं, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपलब्ध नहीं होता है? शेडो, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, एम्बोस। तो भाई एम्बॉस तो नहीं होता है ना, ये कुछ नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देख लीजिए। अगला है आपसे कि MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में डैश सबसे छोटा तथा डैश सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है। अगर आपने कभी भी MS ऑफिस यूज़ किया होगा देन डेफिनेटली ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि सबसे छोटा होता है आपका 8 होता है, सबसे बड़ा 64 होता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, है ना। आई एम सो सॉरी, सबसे छोटा तो 8 होता है लेकिन सबसे बड़ा 72 होता है। क्या होता है? 72, ना कि 64। 64 बिट्स मुझे याद आ गए, सॉरी। तो यहाँ पर आपको 8 बिट और 72, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ई ऑप्शन सही होगा। 8 सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा 72 वाला फॉन्ट साइज आपका उपलब्ध होता है। ठीक, कभी देख लीजिएगा, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो इनपुट डिवाइस यानी जिनसे आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, है ना। तो इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आता है ना, माउस आता है, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, इसमें आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? कीबोर्ड एंड माउस, यानी कि आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य, ध्यान से पढ़िएगा, एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम जो है स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं। किसका? स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय IT कंपनियां हैं? तो इनमें से कौन सी भारतीय IT कंपनियां हैं, ये आपको चूज़ करना है। तो भारतीय IT कंपनी में आपकी कौन कौन आएंगी? इसमें से आपका HCL आएगा और TCS आएगा। तो HCL एंड TCS आपकी बोथ कैसी हैं? ये हमारी भारतीय IT कंपनियां हैं। ठीक, भारत की 10 IT कंपनियां आपकी हैं। HCL हैं, TCS हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, कई सारी ऐसे, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर हुआ। ठीक, तो कुछ हैं जैसे विप्रो हुआ, इन्फोसिस हुआ, लार्सन एंड टुब्रो हुआ, माइंड ट्री LTD लिमिटेड हुआ आपका, है ना।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, वाईफाई मॉडेम, क्रोम केबल, फाइल हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल, इनमें से कौन सा युग्म जो है शेष से भिन्न है। ठीक, तो देखिए वाईफाई मॉडेम ये सही है, क्रोम केबल ये कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा, फाइल हार्ड ड्राइव बिल्कुल सही, केबल और चार्जिंग का संबंध सही है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक, अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला आपसे क्वेश्चन है कि किसी डॉक्यूमेंट MS ऑफिस में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो ये तो सभी लोग को पता होगा किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका कट व पेस्ट का करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो है कंसर्न सब्जेक्ट से है। यहाँ पर सबसे पहले अब आपसे कुछ क्वेश्चन है हिंदी के। तो रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है। लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। बताइए ये कैसा आपका जो है कंस्ट्रक्शन है वाक्य का। तो ये मिश्र है, कौन सा है, मिश्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, 1 मिनट। क्वेश्चन है आपसे कि भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं। तो भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनका परिवार जो है आपका किस में दिखाया गया है। तो इसमें हमारा भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़ और तिब्बत बर्मी, ये तिब्बत वर्मी जो है आपका ये करेक्ट है, ये धर्मी नहीं है। ठीक है, वर्मी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर होंगे अब आपसे 1 सेकेंड, इस साइड होंगे, है ना। देखिए अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपसे, ये रहा क्वेश्चन है आपसे कि इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। ठीक, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा समास होगा। चूंकि हाईलाइट नहीं किया गया, मैं हाईलाइट कर देती हूँ वो कौन सा शब्द है जिसमें समास ढूंढना है। ये रहा पीताम्बर, इसमें आपका कौन सा समास होता है। तो इसमें आपका कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पहनने, धारण करने की बात की गई है, तो कर्मधारय होता है। ठीक है, कर्मधारय, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला आपसे क्वेश्चन क्या है, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डैश हैं। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा जान फूंकना, जान निकालना, जान लगाना, जान लेना। तो कौन सा होगा आपका, आपको बताना है हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी क्या करते हैं, यहाँ पर जान लगाना है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कुछ इस तरीके से है, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ किस किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं। देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। शब्द आपको दिए गए, सुंदरता, अपनाया, आप जो है उष्ण, ये आपको शब्द दिए गए हैं। अब बताना है इन 4 शब्द में आपका जो है किस तरीके की जो है व्याकरणिक कोटियाँ हैं। सुंदरता क्या है, सुंदरता क्या है बताइए आप लोग यहाँ पर। ये आपका एक क्या है, संज्ञा है। ठीक, अपनाया, अपनाना यानी कि एक्सेप्ट करना, यानी कि क्रिया है ना। तो यही आपका मैच हो रहा है। आप क्या होता है, सर्वनाम होता है, उष्ण क्या है, विशेषण होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब आपका। अगला देख लीजिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है आपसे कि संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब बताइए, ये तो कोई भी बता लेगा, तत्सम होता है ये तो, है ना। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, डरना नहीं है। ठीक, प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं बताइए। तो इसमें प्रति क्या है आपका, उपसर्ग है, और ता क्या है आपका, क्या होगा, ता आपका होगा प्रत्यय। ठीक, तो आपका क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है दवाई का बहुवचन क्या होगा। दवाई का बहुवचन बताइए क्या होगा, दवाइयाँ होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो दवाइयाँ आपका किस में दिया गया है, ये दिया गया है दवाइयाँ। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है आपको क्वेश्चन है कि श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है। बताइए श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या है। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप होता है आपका श्रीमती। क्या होगा, श्रीमती। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला कुछ इस तरीके से है, आपसे कहा गया है कि खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए ना, फैक्चुअल क्वेश्चन जो हिंदी के हैं, इसके लिए मैंने बहुत शुरुआत में कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप देख लीजिएगा, बड़े ही शानदार वीडियोस हैं जिनमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, तो खड़ी बोली हिंदी रचना करने वाले प्रथम जो आपके कवि माने गए कौन है, अमीर खुसरो जी हैं। तो अमीर खुसरो आपको टिक कर लेना है। अगला यहाँ पर आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन है आपसे कुछ इस तरीके से है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। ठीक है, सी क्रॉल्ड फॉरवर्ड इंच बाई इंच। अब आपको यहाँ पर एक इडियम चूज करना है, इसका आपको यहाँ पर मीनिंग बताना है इस इडियम का। तो स्लोली एंड आपका केयरफुल्ली होता है, क्या होता है, स्लोली एंड केयरफुल्ली, धीरे, और आपका जो है क्या होगा, सावधानी से। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपसे, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। हु कैन से हु विल
यहाँ पर आपको टर्न अप दिया है नेक्स्ट, तो टर्न अप आपको यहाँ पर बताना है कि आपका बेस्ट कौन सा इसको डिस्क्राइब करेगा। विड्रॉ, विन, अराइव, डिपार्ट। टर्न अप यानी कि अराइव हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला आपसे क्वेश्चन है चूज द फॉर्म द गिवन ऑप्शंस द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वन गिवन ब्लो। ठीक है, फ्रॉन्थ, तो जो फ्रॉथ होता है इसका मतलब क्या होता है, झाग के समान, है ना, झाग कह सकते हैं, फॉर्म कह सकते हैं। सो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, आपका सही होगा फॉर्म होगा, फॉर्म। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, आपको यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर वर्ब चूज करनी है। वेयर्स माई पेन, ठीक, राम डैश इट यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे की बात हो गई है तो यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, आपको सोच लो कि क्या होगा यहाँ पर, बताइए। यस्टरडे होगा तो आपका ओबियस सी बात है हैज़ तो होगा ही नहीं, है ना, तो आपका क्या होगा, हैड लॉस्ट होगा यहाँ पर, क्या, हैड लॉस्ट, ये ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश के ही क्वेश्चन है अभी भी आपसे, कुछ और बचे हैं, कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही रूल्स डैश अ वास्ट एम्पायर, तो ही रूल्स ओवर होता है, किसी चीज़ के ऊपर शासन करना है ना, तो रूल्स ओवर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी डैश रानी एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स। ठीक, यहाँ पर देखिए सिंस और फॉर वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो सेम कॉन्सेप्ट पर है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होता है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा कि फॉर और सिंस वाला कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पर वर्ब में आईएनजी होता है, क्योंकि नो जो होता है वो ऐसी वर्ब है, आप सभी को पता हो, इसमें इसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता है ना, ये आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है इसमें। तो क्या होगा आपका, सिंपल सी बात है, हैव नोन होगा, क्या होगा, हैव नोन होगा। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपसे, चूज द ऑप्शन इन विच each word in the following table has been correctly matched up with the respective part of the speech। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर्मी, फ्लक्स, वर्ड, कैन क्या होता है, एक मॉडल ऑक्सिलरी है, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये हमारी वर्ब होती है ना। बट क्या होता है, बट आपका एक कंजंक्शन होता है, क्या होता है, बट एक कंजंक्शन की तरह कार्य करता है। आप ऑप्शन मैच करते जाइएगा। फ्लक्स क्या है, यहाँ पर देखिए फ्लक्स एक नाउन होता है, क्या होता है, नाउन होता है ना। फॉर्मी क्या होता है, फॉर्मी एक एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि विच फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज द फॉलोइंग। आई वॉज ऑफर अ चेयर, ठीक है, आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर, तो ये आपका किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखिए यहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पैसिव वॉइस का हो गया, है ना, पैसिव वॉइस का हो गया। अगला यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे इस तरीके से हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सीता हैज़ गॉट डैश नाइस स्माइल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल चूज करना है तो वो तो आप सिंपली कर सकते हैं ना, तो सीता हैज़ गॉट अ नाइस स्माइल होगा। ठीक है, ये होगा सही। चूज आपको दिया गया है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वन गिवन ब्लो। पॉपुलर का यहाँ पर आपको ऑपोजिट चूज करना है, तो पॉपुलर आपका क्या होता है, जो आपका कहेंगे इसको लोकप्रिय कह सकते हैं ना, तो इसको आपको चूज करना है ऑपोजिट, तो नोटोरियस हो जाएगा इसका, है ना, कुख्यात कहेंगे इसको, नोटोरियस क्या होगा, कुख्यात। और नोटोरियस जो होता है ना वो आप सभी को पता ही होगा, थोड़ा सा गलत चीज़ों से, है ना। अगला देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन है आपसे, समय t बराबर 0 पर किसी स्कूटर का वेग 21 मीटर पर सेकेंड आपका दिया गया है, इसकी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से आपका जो है कम हो रही है। तो यहाँ पर आपको आगे क्वेश्चन दिया होगा, पढ़ते हैं और क्या कह रहे हैं। तो आपसे पूछा गया 4s के अंत में यह स्कूटर कितनी दूरी तय कर लेता है। तो देखिए आपने यहाँ पर नियम जो पढ़े हैं वही यहाँ पर काम आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए स्कूटर का वेग u आपको 21 दिया गया है, 21 मीटर पर सेकेंड दिया गया है ना। ए त्वरण आपको दिया गया कितना, 50 सेंटीमीटर पर आपका जो है सेकेंड स्क्वायर दिया गया है ना, दिया गया है कि नहीं, यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं। t इजिकल्स टू 4 सेकेंड पर आपको बताना है, तो v बराबर आपने पढ़ा होगा u प्लस 80 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u आपको 21 दिया है, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि त्वरण आपका जो है देखिए इसकी दर से कम हो रहा है, तो ये माइनस में होगा। माइनस होने का मतलब क्या हो गया आपका, चूँकि ये सेंटीमीटर
पर सेकंड स्क्वायर में है तो इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 माइनस 2 हो जाएगी, यानी कि कितना होगा 19 होगा। v की वैल्यू कितनी आई 19 मीटर पर सेकंड आई कि नहीं यहाँ पर। अब आपको एक फॉर्मूला और आता होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इन्हीं से आपका सारा होना है। अब v की वैल्यू आपको पता है, u की वैल्यू आपको पता ही है ना, -2, a की वैल्यू आपको देखिए ये दी गई है 1/2 मल्टीप्लाई बाई s, आपको ये दूरी कैलकुलेट करना है यहाँ पर, है ना। तो s की वैल्यू आपकी 80 मीटर आ जाएगी, ठीक। क्योंकि मीटर में आप सारी चीज़ों को ले गए हैं तो अपना मीटर में ही आंसर करेंगे, सो आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला देखिए लीजिए, अगला है आपसे कुछ इस तरीके से कि सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। तो सोडियम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, तो 281 हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन है, तो ब्यूटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है आपको। क्वेश्चन है आपसे 1 मिनट, आपको चारों ऑप्शन दिखना चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन है कि कोई पिंड दो क्रमागत समान दूरियों v1 और v2 चालों द्वारा जो है तय करता है, ठीक। उस पिंड की औसत चाल कितनी है। अब बताइए, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। औसत चाल आपको यहाँ पर निकालिए, तो औसत चाल क्या होगा आपका, औसत चाल के लिए होता है औसत चाल। औसत चाल इज इक्वल्स टू होगा कुल दूरी, औसत चाल इज इक्वल्स टू कुल दूरी बटे आपका कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय होगा, ठीक। अब कुल दूरी आपकी क्या होगी, आप x1 मान लीजिए कि आपका जो है क्रमागत दूरियां x1 और x2 हैं, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, और कुल समय क्या होगा आपका x1 डिवाइडेड बाई v1। देखिए चाल दी गई है तो उससे समय आप निकाल लेंगे, x2 डिवाइडेड बाई v2। यहाँ से आपका जो है औसत चाल आ जाएगी कितनी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं अपना, ठीक। आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है, तो कुछ समय पश्चात वह गेंद उसके हाथों पर गिरती है, तो क्या होगा, उसके हाथों पर गिरती है, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। हालांकि इस बार देखिए आपको ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, साइंस तो हटा ही दिया गया है ना। क्वेश्चन देखिए कि 15 मीटर पर सेकंड आपके जो है इसके क्षैतिज वेग से किसी तरह रेखीय अनुदिश गतिमान कोई 40 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी स्थिर लकड़ी के गुटके से टकराकर चिपक जाता है, ठीक। यदि पृष्ठ चिकना है तो संगठन के पश्चात संयुक्त पिंड, आगे देखते हैं, संयुक्त पिंड आपका क्या है, संयुक्त पिंड का जो गुटका है उसी सरल रेखा के अनुदिश किस वेग से गति करेगा, ठीक। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए करने में कोई बुराई नहीं है, आपको जो आपको मिल रहा है सब करिए, ठीक। संवेग संरक्षण का नियम आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। m1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 40 किलोग्राम दी गई है, ठीक है। m2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 किलोग्राम दी गई है। u1 कितना दिया गया है, 15 मीटर पर सेकंड आपको दिया गया है। u2 आपको कितना दिया गया है, 0 मीटर पर सेकंड दिया गया है ना। दिया गया है कि नहीं दिया गया आपको, ठीक। अब यहाँ पर आपको पुट कर देना है 40 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 40 प्लस आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ पर v1 और v2 आप v मान लीजिए, तो v आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू आपकी 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक। एक लाइन का आपका आंसर था, ज़्यादा आपको सोचना नहीं था, तो आपका 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि कोई पिंड जो है आपका इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो इस पिंड की गति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड का जो त्वरण है वो नियत है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपसे कि पृथ्वी पर जल के संसाधन है, तो ये सारे जल के संसाधन है, महासागर, हिम वर्षा और भूमिगत जल, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है आपसे कि इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है, तो रबी की फसल में आपका क्या नहीं आता है बताइए। काला चना उड़द को जो है हम ज़्यादा खरीफ की फसल में रखते हैं, ठीक है, इसको, ठीक। सो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सा भोजन जो है तुरंत ऊर्जा देता है आपको, तो हमें भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है ना वो हमें तुरंत ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट अधिक हो, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, वाट सेकंड किसका मात्रक है, वाट सेकंड ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला देखिए आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से कि कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में आपका अभिगमन किया जाता है, तो ये अंग है हमारा हृदय, ठीक है, हृदय है तो सब कुछ है।
अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला है आपसे 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड जो है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि इस पिंड का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला जो हम सभी लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ के आते हैं, बचपन से कूट कूट के हमारे मास्टर साहब पढ़ाते थे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², पढ़ा ही होगा है ना, कुटे भी होगे खूब। तो इसका क्या होगा, हाफ m का वैल्यू आपको कितना दिया गया, 10 किलोग्राम दिया गया है ना, और यहाँ पर आपको v की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपको 125 जूल आपका ये इनिशियल में है ना। अब वेग 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि वेग आपका 3 गुना का मतलब क्या है, 3 गुना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वेग आपका 5 है, इसका 3 गुना 15 हो जाएगा, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, अब काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 हाफ mv², तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये कितना होगा आपका 1125 होगा। तो बताइए ये कितना आपका परिवर्तन कितने का हुआ है, ये देखिए पहले आपका 125 था और अब जाके आपका 1125 हुआ है, यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा में 9 गुना की वृद्धि हुई है। टोटल कितनी, 9 गुना की वृद्धि हुई है। 9 गुना का मतलब क्या होता है आपका, 9 गुना का मतलब होता है आपका 900% होगा। ठीक, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है आपसे कि मनुष्य के शरीर में छोटी आंत्र की लंबाई होती है, तो छोटी आंत्र की लंबाई लगभग आप कह सकते हैं 7.5 मीटर होती है। देखिए 75 नहीं है, 7.5 है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन है आपसे कि सही कथन को चुनिए। ईंधन का जलना भौतिक परिवर्तन है। मैथेन जल, CH4, H2O आपकी गैस दिया गया है। CFC इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। यूरेनियम 235 आपकी किरणोत्सर्गी नहीं है। बताइए कि इनमें से आपका कौन सा जो विकल्प है वो सही है। तो इनमें से आपका कौन सा सही है, क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ईंधन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन। मैथेन हुआ, जल हुआ जो गैस के रूप में हुआ है, CFC ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होगा आप लोगों ने। अगला आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, अभी चारों ऑप्शन आपको इसमें 3 ही पढ़ना है अभी हमको। तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस उत्तोलकों में आयास आलम्ब और भार के मध्य में होता है। इस श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। चिमटी और मानव भुजा का हथेली पर भार थामे रखना तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा सही होगा, तो इनमें से ए सही है और आपका सी सही है। ठीक, तो ए और सी आपके दोनों सही है। मैच कर लीजिएगा किसमें ए और सी आपका फिट बैठ रहा है, ए और सी आपके डी में बैठ रहा है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर है कि कौन सा गलत सुमेलित है। बुध सूर्य के सबसे पास, शुक्र सबसे गर्म ग्रह। अब यहाँ गलत आपको सुमेलित बताना है, तो ये दोनों तो देखिए आप सभी देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है ना। आगे देखते हैं, आगे आपको जो बाकी 2 दिए गए होंगे उनमें शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। अगला है आपसे शनि वगैरह रिंग का ग्रह है और मंगल लाल ग्रह कहलाने वाला। तो यहाँ पर देखिए ये सी बिल्कुल गलत आपका दिया गया है। सूर्य से दूरी के अनुसार शनि हमारा 6वां ग्रह होता है ना। और जो है ये जो आपका ग्रह है, ये इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 होती है। ठीक, अगला यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके से। ये क्वेश्चन है आपसे 8 मीट्रिक टन द्रव्यमान का कोई इंजन 5 डिब्बों वाली किसी ट्रेन जिसमें प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 2 मीट्रिक टन है को क्षैतिज पटरी पर बल लगाकर खींच रहा है। यदि इंजन इतना न्यूटन बल लगाता है तथा पटरी चिकनी है तो डिब्बा नंबर 1 डिब्बा नंबर 2 पर कितना बल आरोपित करता है। देखिए 8 मीट्रिक टन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 8 मीट्रिक टन का मतलब होता है आपका 8000 किलोग्राम है ना। अब बल कितना लगाया गया है, 3.5 इंटू 10⁴ न्यूटन। ठीक, घर्षण बल आपका कितना होगा, घर्षण बल यहाँ पर 0 होगा। डिब्बों का द्रव्यमान कितना होगा, डिब्बों का द्रव्यमान निकाल लीजिए। यहाँ पर डिब्बों का द्रव्यमान क्या होगा, 2000 × 5 यानी कि आपका 10,000 हो जाएगा, ये 10,000 किलोग्राम होगा। त्वरण आप निकाल लीजिए। यहाँ पर त्वरण क्या होगा, 3.5 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पर क्या होगा 18,000 के बराबर। 18,000 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो त्वरण की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, त्वरण की वैल्यू 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई है ना। तो डिब्बा नंबर 1 डिब्बा नंबर 2 पर कितना बल आरोपित करेगा, 4 × 200 × 1.94 आएगा, यानी कि 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन आप इसे कह सकते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच होगा इसमें, देखिए इसमें एक सी जो ऑप्शन है इसको आपको 1.5 कर लेना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसको टाइप करते टाइम, लेकिन यही आपका सही है और यही ऑप्शन भी था। अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि किसी पिंड की गति की दूरी समय कोई सरल रेखा है परंतु वह समय
अक्ष के समांतर नहीं है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसकी त्वरण में क्या हो रही है, त्वरण में वृद्धि करता है। अगला यहाँ पर देख लीजिए कौन सा कथन आपका गलत है। ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। गैस सभी उपलब्ध स्थान को घेर लेती है। द्रव शांतिपूर्वक बाष्पीकृत और शीतलता पैदा करते हैं। 0.5 मोल N2 ग्राम व 0.5 मोल N आपका जो है परमाणु के द्रव्यमान क्रमशः 28 ग्राम और 14 ग्राम है। तो आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। इसमें जो आपका डी ऑप्शन है वो गलत है, बाकी के ये 3 बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि 1 मोल आपका जो है N2 का द्रव्यमान कितना होगा, 1 मोल N2 का द्रव्यमान आपका होता है 1 मोल N2 का द्रव्यमान आपका कितना होता है 14 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, यानी कि 28 ग्राम होगा। 0.5 का कितना होगा तो 28 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 14 ग्राम होगा कि नहीं। तो 1 ग्राम N2 का द्रव्यमान 14 ग्राम, 0.5 का द्रव्यमान आपका 0.5 मोल जो N का द्रव्यमान है वो कितना होगा, N पूछ रही हूँ मैं, N का द्रव्यमान कितना होगा 7 होगा ना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका गलत है। अगला देख लीजिए यहाँ पर अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, माय फेवरेट सब्जेक्ट। यदि x के 50% का 20%, y के 25% का 50% का दोगुना है तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। आइए जैसा कह रहे हैं हम कर लेते हैं। तो x के 50%, तो x का 50% का 20% किसके बराबर, किसके दोगुने के बराबर है, देख सकते हैं y के 25% के 50% के दोगुने के बराबर है। तो x अपॉन y की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, 5/2 आ जाएगी। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि कितना आपका जो है यहाँ पर x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। जब अधिक और कम का कॉन्सेप्ट आता है तो घटाना पड़ता है, मैंने आपको समझाया था। 5 - 2 अपॉन 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई आपका 100 होगा, यानी कि 150% आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, बी ऑप्शन टिक कर देंगे। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी समांतर हैं और केंद्र के विपरीत ओर जो है स्थित हैं। यदि ए बी 20 सेंटीमीटर, सी डी आपकी 48 सेंटीमीटर और जीवाओं के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास आपको बताना है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं इसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। आपको जो है यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, मैं वृत्त को थोड़ा ढंग के बना लेती हूँ। ये है आपका, ठीक। इसमें कह रहे हैं कि आपका वृत्त जो है ओ इसका केंद्र है और ए बी और सी डी क्या हैं, जीवाएँ हैं। क्या हैं, ए बी और सी डी जीवाएँ हैं। फिर से मैं बनाती हूँ एक बार और कोशिश करती हूँ, बाहरी इंजीनियर साहब। ठीक है, ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है, ठीक, और ये वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, अब आपको ए बी 20 सेंटीमीटर दी गई है, कितनी, 20 सेंटीमीटर, एंड सी डी आपकी 48 सेंटीमीटर दी गई है आपको। ठीक, आगे और भी दिया गया था कि आपके जो है जीवाओं के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर है। कितनी है, ये जो बीच की दूरी है ना ये 34 सेंटीमीटर है। कितनी है, 34 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ बताइए, ये इतनी दूरी अगर आप x मानते हैं, इतनी दूरी क्या हो जाएगी, ओबियस सी बात है 34 - x होगी कि नहीं, ये वाली दूरी है ना। तो ये चीज़ मैं एक बार अलग पेन से कर देती हूँ, ये वाली मैं बोल रही हूँ इसमें, और फिर इसके बाद ये वाली जो डिस्टेंस है वो इतनी हो जाएगी, होगी कि नहीं, आराम से देख लीजिए। इसको आप m मान लीजिए, इधर पे ये जो बिंदु है इसको n मान लीजिए। ठीक, अब देखिए ए एम कितना हो जाएगा, ए एम होगा ए बी बाई 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये आपको पता है क्योंकि ये केंद्र से है तो ये आधा होगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, ये आप बता सकते हैं इसको आराम से कि ए एम हमारा ए बी के आधा होगा, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर होगा। ऐसे आप यहाँ पर निकाल लीजिए सी एन कितना होगा, ये सी एन कितनी होगी, आराम से बता सकते हैं 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, होगी कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये ओ ए और ओ सी क्या होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं होंगी कि नहीं। वृत्त से किसी बिंदु पर जब आप परिधि पर जाएंगे तो वो रेडियस कहलाएगी ना, केंद्र से परिधि पर किसी भी बिंदु पर जाएं तो वो रेडियस कहलाती है, यानी कि ए ओ और सी ओ आपकी रेडियस है, ऑब्वियस सी बात है ये तो, है ना। ओ एम आपको पता है, ओ एम कितना है आपका x है, और आपका जो है मैंने ओ एन कितना बताया आपको 34 माइनस आपको x बताया है। अब त्रिभुज ए एम ओ में जाइए, किस में, मैं एक बार पेन का कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जा सकता है। ए एम ओ में जाइए, किस में, ट्राइंगल ए एम ओ में जाइए अब आप लोग। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर आपका होगा, ऑब्वियस सी बात है, ओ ए का स्क्वायर आपका हो जाएगा ई एम का स्क्वायर प्लस आपका किसका, एम ओ
का स्क्वायर होगा, यानी कि r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 10 का स्क्वायर प्लस आपका x का स्क्वायर होगा। अब ऐसे ही दूसरे त्रिभुज में जाइए, त्रिभुज CNO में जाइए तो OC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर CN का स्क्वायर प्लस आपका NO का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस आपके 34 माइनस x का स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर 1 और 2 को दोनों को सॉल्व कर लीजिए। जब आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे तो देखिए r से r तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको आ जाएगी, कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 प्लस आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 570, इसका 24 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौको 16 यानी कि 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। फिर यहाँ पर 115 से ये 34 का होगा कि नहीं, प्लस आपका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा एक्स का और यहाँ पर 68 एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ से फिर आपको एक्स कैलकुलेट कर लेना है, एक्स कैलकुलेट करेंगे तो 24 आपका आ जाता है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक। अब ये एक्स का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इस वाले समीकरण में रख के देखिए एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना, आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर दिया है, तो आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, यानी कि आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू 26 आ गई कि नहीं। पूछा गया है आपसे क्या, व्यास पूछा गया है, रेडियस 26 है तो व्यास कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 26 यानी कि 52 होगा। हल्का सा लेंथी था बट सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 52। बस आपके व्रत के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगला यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में आपसे कहा गया है C 60 है, A 75 है, AD जो है आपका लंब है BC पर, जहाँ D BC का एक बिंदु है और BE लंब है AC पर E पर, ठीक। जहाँ E जो है AC का एक बिंदु है, AD और BE परस्पर H पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आपको कोण CHD की माप बतानी है। ऐसे समझ में नहीं आता, एक बार बना के देखते हैं तभी जाकर ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये कह क्या रहे हैं, ठीक। तो बना लीजिए भैया, एक आपको त्रिभुज ABC दिया गया है, ठीक। करते हैं, ये आपको त्रिभुज इस तरीके से दिया गया है, कौन सा त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज ABC आपको दिया गया है, ठीक। ये आपका 75 डिग्री है, ये सब आप पढ़ लेंगे। अब आपका AD लंब है किस पर, BC पर है, ये आपका AD लंब है BC पर। आगे आपसे कहा गया है कि D जो है BC का एक मध्य बिंदु है, ओके पढ़ लिया हमने। BE जो है आपका किस पर लंब है, BE आपका लंब है किस पर, AC पर, तो ये E हो गया, यानी कि ये आपका लंब है। अब ये वाला आपका लंब है किस पर, ये वाला आपका लंब है, ये F हो गया बिंदु, यानी कि ये आपको देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको कुछ करना नहीं है। कोण A की वैल्यू आपको दी गई है, कोण A की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री है, और आपको क्या क्या दिया गया है, कोण C आपको दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आप सभी को पता है, 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होगा 180, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C आपका कितना होगा, कोण C 180 डिग्री के बराबर होगा। A और C की वैल्यू रख दीजिए, कोण B की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो कितनी होगी 180 माइनस आपका 75 प्लस आपका कितना होगा 60 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ से कितना ओरल कैलकुलेशन है 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ठीक। इतना समझ गए आप लोग। अब कोण ADB कितना है, कोण ADB देखिए ये आपका लंब डाला गया तो ये 90 होगा, 90 होगा कि नहीं, तो कोण ADB 90 डिग्री है आपका। तो कोण BAD कितना होगा, कोण BBA ये वाला देखिए कोण BAD कितना होगा, बता सकते हैं इसको आप लोग आराम से। तो कोण BAD कितना होगा 90 माइनस 45 होगा कि नहीं, यानी कि ये 45 डिग्री आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब आगे देखिएगा ध्यान से, आगे आपका कोण जो है AEB कितना होगा, कोण AEB, कोण देखिए कोण AAE, तो कोण AEB कितना है, ये भी आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ये लंब डाला है आपने, है ना, लंब डाला है कि नहीं, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो कोण AEB जब आपको पता है तो कोण ABE की वैल्यू नहीं बता पाएंगे आप, 90 माइनस कितना हो जाएगा, 90 माइनस 75 होगा, क्योंकि ये आपको 75A दिया गया है, तो यहाँ पर ये 15 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ऐसे ही जब आपको इतनी चीज़ें पता चल गई हैं तो कोण आपका ACF देखिए, कोण AC और आपका कौन सा F, ये कितना है, कोण ACF कितना हो जाएगा, ओबियस सी बात है 90 में से आप कोण A को घटा देंगे तो आप 75 को घटाएंगे तो ये भी आपका 15 डिग्री आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब ये प्रतिच्छेद बिंदु है आपका, H क्या है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, दिया गया था H आपका क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। जब आप H को देखेंगे तो HCD को देखिए, HC मैं एक बार पेन का कलर चेंज करती हूँ, HCD
HCD आपको कितना है, HCD आपका कितना है कोण, ये आपका 45 आपने निकाला है, कितना है 45। तो CHD की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जब आपका HCD 45 डिग्री है तो क्या आप यहाँ पर कोण CHD की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, कितना होगा 90 माइनस 45 यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक, एक बार और अगर आपको जैसे कोई चीज़ समझ नहीं आती ना तो दोबारा से देख लिया करिए, आपको समझ आ जाएगी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में भुजाएं BC और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया जाता है। कोण PBC और कोण QCB के समद्विभाजक परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण A 56 डिग्री है तो कोण BOC बराबर है। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने यूपी टेट परीक्षा दी होगी तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, आपसे क्या कहा गया है, आपसे कुछ इस तरीके से कहा गया है कि आपका एक त्रिभुज ABC है। क्या है, त्रिभुज ABC है जिसमें AC और BC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया जाता है। जैसे मैंने पहले बढ़ा के बना दिया था, अब आप इसको बढ़ा लीजिए तो ये P है और ये आपका Q बिंदु हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब कह रहे हैं कोण PBC, ठीक है, कोण PBC, कोण PBC यानी कि इस तरीके से आपको मिलाना पड़ेगा तभी तो आप कोण बना पाएंगे इसको, है ना। तो कोण PBC आपको जो है और कोण QCB के समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं, किस पर, ये आपका O हो जाएगा। यदि कोण A50 आपका 6 दिया गया है तो कोण BOC कितना होगा, कोण BOC कितना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। कैसे निकालते हैं कोण BOC, कोण BOC इजिकल्स टू हमारा क्या होता है 90 माइनस कोण A/2 हो जाता है। तो 90 माइनस 56/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, 62 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर, 62 डिग्री आ गया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आपको यहाँ पर आयतन दिया गया है इतना वाले एक ठोस घन को 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा गया। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8 घनों की कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर घन का आयतन आपको दिया गया है, AQ कितना दिया गया है 46656 दिया गया है। यहाँ से A की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 36 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये बड़े घन की बात कर रहे हैं। अब ठोस घन को 8 बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक छोटे घन का आयतन कितना होगा, प्रत्येक छोटे घन का आयतन आराम से निकाल सकते हैं। छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन क्या हो जाएगा, छोटे घन का आयतन क्या होगा, बड़े वाले से आपने इसको 8 बराबर भागों में बांटा है तो कितना हो जाएगा 5 8 32 आ जाएगा। यानी कि ये आयतन आया है छोटे वाले का, मान के चलिए छोटे वाले की भुजा B है तो BQ आपका आयतन यानी कि BQ होता है। तो ये 5 8 32 के बराबर आया। यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आएगी कि नहीं आएगी। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कह रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं पता है आप सभी को। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है, किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² के बराबर होता है। तो बड़े वाले का ये होगा। अब बड़े वाले से छोटे वाले का निकालना है तो छोटे वाले का 6b² होगा, पर इसमें 8 घन की बात की जा रही है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये क्या होगा, A की वैल्यू आपकी कितनी है 36 है, 36 का स्क्वायर इस टू 6, B की वैल्यू कितनी है 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है, इसको सरल करना है। आइए इसको सरल करते हैं भाई। कैसे सरल करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। 81/16 इस तरीके से दिया है तो इसको मैं पलट के लिख लेती हूँ, चूँकि ये माइनस में, देखिए माइनस वालों को हम पलट के लिख सकते हैं। तो 16/81 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 4, आपका 3/4 हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी पलट चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 9/25 पलट के लिखा है आपने, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ठीक, यहाँ पर आपका डिवाइडेड ऑल, ये डिवाइड है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। थोड़ा सा लाइट दिख रहा है आपको, आप पलट दीजिए इसको, 2/5 हो जाएगा, 2/5। अब माइनस का हट जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से होगा कि नहीं। अब इसको खाली आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 2/3, इसका क्या होगा, इसकी पावर 4 हो जाएगा, इसका 3/4 आपकी ऑलरेडी पावर दे रखी है। ऐसे ही इसको कर लीजिए, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है आपका, है कि नहीं, ये 3/2 ऑलरेडी है। अब इसको तो और सरल हम कर नहीं पाएंगे, है ना, इस तरीके से आपको दिया गया है। तो ये 2/3, इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बचेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे वाला। ऊपर नीचे को कैसे लिख सकते हैं, जैसे 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिखा है तो 3/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये 3/2 ऑलरेडी है तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3/2 की पावर क्या बचेगा 3। ठीक, इतना देखिए अंडरस्टूड है, इसीलिए मैं इसको इतना नहीं बता रही हूँ आपको, नहीं तो फिर बहुत लेंथी जाएगा पेपर। ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है, 1.5 घंटे का समय होने वाला है। ठीक, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका एक आंसर आएगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देख लीजिए आप लोग, कह रहे हैं चतुर्भुज ABCD है जिसमें कोण C आपको दिया गया है, कोण D दिया गया है, A और B के समद्विभाजक परस्पर P पर मिलते हैं तो APB का माप क्या है। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से चतुर्भुज आपका दिया गया है। आइए देखते हैं क्या दिया है, A B C और D।
आपको कोण ए और बी के समद्वि भाजक दिए हैं जो पी पर आपसे मिलते हैं, तो पी ये हो गया पी, सिंपल सा है। कोण आपको जो दिया गया है सी, कौन सा कितना दिया गया है 102 डिग्री दिया गया है, कोण सी दिया गया है 102। चलिए अब मैंने पलट दिया इसको, तो मैं इसको इधर ही से पलट दे रही, ठीक है 1 सेकेंड, ये सी हो जाएगा, ये डी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कर लीजिए, ये 58 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए आप लोगों ने जब कभी भी चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, बचपन में कूट कूट के सिखाया जाता है। तो आपका कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा आपका, ये आपके कितना हो जाएंगे 360 के बराबर हो जाएंगे, 360 के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि सी और डी आपको दिए गए हैं तो आपका ए और बी की वैल्यू कितने हो गए, कोण ए और कोण बी की वैल्यू 360 माइनस क्या हो जाएगा 58 प्लस 102, ठीक है, होगा कि नहीं। तो कोण ए प्लस कोण बी की वैल्यू देखिए, ओरल कैलकुलेशन है ये सारी, ये कैसे निकालेंगे, तो 200 आ जाएगा, है ना, आएगा कि नहीं, देख लीजिए इसको। अब देखिए कोण, ध्यान से देखिएगा, कोण पी ए बी प्लस आपका कोण पी बी ए क्या होगा, आपके 1/2 हैं कोण ए और कोण बी के, बिल्कुल देखिए समद्वि भाजक है ना, समद्वि भाजक दिए है ना, तो कोण ए और बी का आधा हो जाएगा, क्योंकि कोण ए और बी आपको दिया गया है 200 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 200 आपको पता है ये, तो ये आपका 100 डिग्री आ गया कि नहीं आएगा। जब ये आपके कोण पी ए बी, देखिए कोण पी ए बी, कोण पी ए बी प्लस कोण पी बी ए, ये कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री आ गया है। तो क्या आप यहाँ से ए पी बी, ए पी बी नहीं निकाल पाएंगे, ये कोण आपको पता है, ये कोण इन दोनों का योग पता है, त्रिभुज देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों का आपको दिया गया है, जब ये दोनों दिए गए हैं इनका योग 100 दिया गया है, तो 180 में से घटा दीजिए, तो 180 में से घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, आएगा कि नहीं, तो आपको निकल गया यहाँ पर कितना 80 डिग्री। आगे देख लीजिए आगे क्या होगा, क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, अभी तो काफ़ी सारे हैं यार, देखते हैं, आइए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, करते हैं। आप लोगों को बोरिंग लग रहा हो तो थोड़ा सा रेस्ट करिएगा फिर करिएगा। रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची, यदि वह वस्तु 150 अधिक मूल्य पर बेची जाती तो लाभ 14% होता, यदि उस वस्तु को इतने रुपए में 2650 रुपये पर बेचता तो लाभ प्रतिशत होता। देखते हैं रमन की हालत कैसी है। आप मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, एक्स है, कितना है एक्स है, ठीक। अब 14% लाभ का मतलब क्या है 114 हो जाएगा, यानी कि 114 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 100 हो जाएगा, है ना। अब कह रहे हैं 8% लाभ पर बेची होती, तो 8% लाभ पर बेची होती, देखिए रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची, यदि यह वस्तु 150 रुपये अधिक पर बेची जाती तो इतने प्रतिशत लाभ होता है, यानी कि जब वस्तु को 14% लाभ पर बेचा गया और जब 8% लाभ पर बेचा गया तो आपका कितने का अंतर आया 150 का अंतर, यही मैं इसको समीकरण के फॉर्म में लिख रही हूँ। अब 14% लाभ का मतलब क्या हुआ 114 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 100, 108 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 8% का मतलब क्या है 108 हो जाएगा टोटल बन के, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 100 होगा, है ना। और ये आपको 150 के बराबर दिया है, एक्स मैंने क्रय मूल्य माना है तो एक्स की वैल्यू मैं निकाल लूँगी, यहाँ से कितना है आपका, यहाँ पर आ जाएगा 2500 आ जाएगा, ठीक है। आपसे कहना है इतने रुपए में बेची जाती है, यानी कि ये विक्रय मूल्य दिया है, क्या विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य आपको निकाल लिया है, ये क्रय मूल्य है। क्या आप यहाँ से लाभ नहीं निकाल पाएंगे, कितना सिंपल सा है। अब लाभ निकाल लीजिए, लाभ के लिए क्या होता है हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइएगा, कितना 2650 में से जब आप 2500 घटाएंगे तो आपका देखिए ओरल कैलकुलेशन है 150 आएगा। अब प्रतिशत लाभ के लिए क्या करते हैं, लाभ बटे यहाँ पर नीचे क्रय मूल्य आता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर फाइंड करते हैं और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6% आ जाएगा, ठीक। सो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हल्का सा जो है एक लंबा बना दिया गया है इसको, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया है, इसके मूल समान है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी क्यू माइनस आर हो जाएगी कि नहीं, ये तो आप सभी को पता होगा, AX² प्लस BX प्लस सी, ये आपका क्या होता है एक फॉर्मूला का जो है, मैं कह रही हूँ फॉर्मूला एक समीकरण होता है ना, तो उससे कंपेरिजन करेंगे तो ये बी हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, ये सी पूरा हो जाएगा, P माइनस क्यू होगा कि नहीं। अब मूल बराबर जब होने की स्थिति होती है तो B² बराबर 4AC होता है, क्या होता है B² बराबर 4AC, बस इसी में रख लेना है, बी की वैल्यू आर माइनस पी का स्क्वायर बराबर 4, ए की वैल्यू क्यू माइनस आर, है ना। ए
हो गया आपका। अब आपको 4AC चाहिए, ए यानी कि हो गया, सी चाहिए तो P माइनस क्यू आ गया यहाँ पर, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो आपको इनमें से कौन सा समीकरण मिल जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर R प्लस P इज टू आपका 2Q आएगा। देखिए इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर याद ये रखना है, मूल बराबर होने की स्थिति होती है B स्क्वायर बराबर 4AC। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन आप अपना सही कर सकते हैं, 2Q के बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अभी बड़ा ही सिंपल था ये भी। अगला देखते हैं, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 1:2:3 का अनुपात है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन है। अब देखिए ये अनुपात वाला है तो अब तो यहाँ पर तीर ही नहीं मारना, अब तो ये तो और ही सिंपल हो गया। जब भी अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं तो बड़े ही सिंपल होते हैं ये, है ना। अब आप मान लो कि घनाभ की लंबाई x है, चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, ऊंचाई आपकी 3x हो जाएगी, दिया गया है। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात आपको दिया गया है, सोचना नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है तो आप कहेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें दिया गया है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमारा तो कुछ और ही आ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 2L + B, यहाँ पर B + H हो जाएगा, या BH होता है, यहाँ आपका क्या होता है LH होता है। ठीक है, 2LB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L आपको दिया गया है लंबाई, तो देखिए 1:2:3 का मतलब क्या हुआ आपका, x 2x 3x, लंबाई यहाँ पर चौड़ाई और यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी। अब आप इसको कर नहीं पाएंगे क्या, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा, BH कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6x² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा LH कितना हो जाएगा आपका, LH आराम से आप निकाल सकते हैं कितना 3x² हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ से देखिए x आप कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 11x² हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5√2 यहाँ पर आ जाएगी। देखिए ये बराबर में आपको 1100 दिया गया है, इसको भूलना नहीं है, नहीं तो फिर खेल खत्म हो जाएगा यहीं से। x की वैल्यू आ गई। अब घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि 3 दूनी 6, 6x³ हो जाएगा। x की वैल्यू आपको पता चली गई है, आप आयतन यहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 1500√2 आ जाएगा। ठीक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल ही था। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का LHS और आपको जो है SCF दिया गया है, इतने गुने के बराबर है। यदि मासा 26 है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए ये सूत्र मैंने बताया है आपको कि LCM मल्टीप्लाई बाई आपका SCF क्या होता है, आपकी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर। तो यही आपको लगा देना है, लासा गुणा मासा बराबर आपका क्या होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, होगा कि नहीं। तो पहली संख्या आपको दी गई है 442 दी गई है, सेकंड हमको नहीं पता है, हमको निकालना है। LCM हमें दिया गया कितना है, LCM जो है उसके आपके जो है मासा से 340 गुने के बराबर है। कितना है, 340 गुने के बराबर है ना। और आपको दिया गया है मासा कितना है, मासा जब आपको 26 दिया गया है तो LCM क्या होगा 340 गुणा आपका 26 हो जाएगा, और मासा आपको दिया गया है 26। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा तीर मारना है। दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा 442 से, मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में जाएगा तो कितना होगा 520, है ना। तो आप टिक कर लीजिए भैया अपना सी ऑप्शन। अगला देख लीजिए, एक राशि आपका जो एक राशि का मिश्र धन 2 वर्ष पश्चात 12% वार्षिक दर से इतना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। यदि राशि पर उसी दर से पहले से दोगुने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा ये वाला फॉर्मूला, A=P 1 + R/100 की पावर n, पढ़ा है कि नहीं। मिश्र धन आपका क्या है, ये A है, ठीक है। P क्या होता है आपका, P मूलधन होता है, यहाँ पर R दर यानी कि रेट होती है, और n समय होता है। रख दीजिए इसमें मिश्र धन हमको पता है कितना 37632 = P आपको पता ही नहीं है, अभी निकालना है 1 + 12/100 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर होगा कि नहीं। अब यहाँ पर आपका P आपको एक ही राशि ऐसी है जो आपको पता नहीं है, तो P निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 30,000 आपका P आ जाएगा, मूलधन 30,000 आ जाएगा। अब समय को दोगुना कर दिया, अब इन्होंने समय को दोगुना यानी कि 2 वर्ष पहले था आपका समय, देखिए 2 वर्ष, दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 30,000 आया है, मूलधन गुणा दर आपको 12 दी गई है, गुणा समय 4 वर्ष है, डिवाइडेड बाई आप 100 कर देते हैं, तो यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14,400 आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, आइए यहाँ पर है, अभी तो बहुत क्वेश्चन लग रहा है, कोई नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि ए अकेला किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है ना, कितने दिन में 20 दिन में। तो ए द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ए द्वारा किया गया कार्य आपका जो है 4/5 भाग पूरा करता है,
तो आपको यहाँ पर जब टोटल कार्य निकालना हो तो 5/4 हो जाता है। 20 दिन कर रहा है तो कितना 25 उसने किया, कुल कार्य कितना किया 25। ई का कार्य कितना है 4/5 है। शेष कार्य कितना बचेगा, उसने देखिए 4/5 खत्म कर दिया तो शेष कितना होगा, एक कार्य पूरा कहलाता है, उसने 4/5 कर लिया है तो शेष बटा एक, शेष जो आपका बचा है वो 1/5 बचा है। ए प्लस बी का आपका जो है 3 दिन का कार्य आपको निकालना है तो ए प्लस बी द्वारा 3 दिन में कितना कार्य किया गया है, ए प्लस बी ने मिलकर 3 दिन में देखिए कार्य समाप्त किया है। तो 3 दिन में कितना कार्य किया निकाल लीजिए, 3 दिन में 3 से गुणा करेंगे, मिलकर कितना किया है इन्होंने, कितना किया है 5 किया है ये देखिए, तो यानी कि इन्होंने 15 कार्य किया है। तो बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, टोटल आपको कार्य निकल गया। यहाँ पर देखिए कितना आया है 15 आया है कि नहीं। तो आपको जब बी द्वारा कार्य निकालना है, जब ए प्लस बी का आपको दिया गया है तो आप निकाल नहीं पाएंगे, यहाँ 15 आया है, आपको बी का निकालना है, ए का कितना है 1/25 हो जाएगा और बी आपको यहाँ पर निकालना है, ये 1/15 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से आप बी का कार्य निकाल लीजिए, बी का कार्य कितना हो जाएगा आपका 1/15 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/25 होगा कि नहीं। तो यहाँ से 2/75 आ जाएगा, कितना 2/75 बी का कार्य आ जाएगा। तो बी द्वारा आपका जो है 2 गुना कार्य करने में लगी दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 गुना कार्य की बात कर रहे हैं। तो 2 गुना कार्य का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाई 2, 75/2 हो जाएगा, यानी कि 75 डेज लगेंगे। जब कार्य दिया हो दिन निकालना होता है तो पलट जाता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बार बार पलट क्यों रहा है, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। तो 75 डेज आपका आंसर होगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुने के बराबर थी और अब से 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का दोगुना अपनी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर है। ऋतु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग है। तो 2 वर्ष पहले की आयु माना पुत्री की आयु x मान लीजिए, ये मैं 2 वर्ष पहले की बात करें, 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु x है, ठीक है, पुत्री की आयु क्या है x है। तो ऋतु की आयु 3 गुनी थी, कितनी थी, उसकी पुत्री की आयु की 3 गुने के बराबर थी। तो ऋतु की आयु कितनी हो जाएगी, ऋतु की आयु आपकी 3x हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, 2 वर्ष पहले ये थी, तो अब हम वर्तमान की अगर बात करते हैं तो +2 हो जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी आपकी पुत्री की आयु, कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु x + 2 हो जाएगी। और ऋतु की कितनी हो जाएगी, ऋतु की 3x थी और आपको +2 कर देना है यहाँ पर, ठीक। अब 2 वर्ष पश्चात फिर से कह रहे हैं, तो फिर 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी x + 2 है ना। और ऋतु की आयु कितनी हो जाएगी, ऋतु की आयु होगी 3x + 2 हो जाएगी, होगी कि नहीं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों की आयु जो है 5 गुने के बराबर होती है। तो इसी समीकरण को आप बना लीजिए, 5 गुने के बराबर है x + 4, ये देखिए x + 4 हो जाएगी बराबर आपका ये 3x + 4 हो जाएगी, यहाँ से होगी कि नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए 2 गुना, तो यहाँ पर 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, 2 गुना, ठीक। एक बार मैं फिर से इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर करके लिख देती हूँ, हल्का सा, 2 गुना, ठीक। समीकरण बना लीजिए, अब आप इतने को सॉल्व कर लीजिएगा, किसको 5x + 4 को = 2, 3x + 4 को सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू आपको 12 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। तो ऋतु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, वर्तमान आयु देखिए ये है, तो x + 2 + 3x + 2 यानी कि 4x + 4 हो जाएगी, होगी कि नहीं। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 + 4 हो जाएगा, तो 52 ईयर्स आ जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार का व्यास दिया गया है, इसका आयतन दिया गया है, तो बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको जो है यहाँ पर बताना है। कैसे निकालेंगे, व्यास दिया है तो त्रिज्या क्या होगी, रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं। आयतन आपको दिया है, बेलन का आयतन आपको पता है कितना होता है, बेलन के आयतन की अगर मैं बात करूँ सिलेंडर के आयतन की तो πr² h होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आयतन आपको दिया गया है, बराबर कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, जब तक कहीं ना जाए तब तक आपको यही रखना है, 3.14 तब रखना है जब वो कहें, ठीक है। तो ये 22/7 आपको रख लेनी है। और यहाँ पर r², यहाँ पर r² की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 7, h निकाल लीजिए, h यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, होगा कि नहीं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h + r, यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं, 2 22/7 × 7, 13 + 7 निकाल लीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक। तो 880 आता है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, कहा गया है कि एक कोई राशि ABCD में इस तरीके से बांटी गई है, C का भाग B के भाग से इतना अधिक है, तो A और D के भागों का योग है। देखिए सबसे पहले ABCD की राशियाँ कितनी हो जाएंगी, 3x होगी, A की होगी 3x, मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ABCD की राशियाँ कितनी होंगी, 3x, 4x, 8x और क्या होगा 6x होगा, यही होगा कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए। अब कह रहे हैं कि C
का भाग बी के भाग से इतना अधिक है, यानी कि आपका सी और बी का अंतर दिया गया कितना, आपका 2820 दिया गया है। सी और बी का अंतर कितना है, ये सी है, देखिए ये सी, ये बी है और ये सी है, तो बी और सी का अंतर तो आपका 4x आ जाएगा। तो ये 2820 के बराबर होगा, x की वैल्यू 705 के बराबर होगी। x की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर रख के ए का, बी का, सी का और डी का सबका आप यहाँ पर भाग निकाल सकते हैं। तो ए और डी का आपको जो है योग बताना है, किसका, ए का और डी का योग कितना होगा, ए का कितना है 3x है, 3x है, और डी का कितना है 6x है, यानी कि यहाँ पर आपका कितना वैल्यू आ जाएगी ए और डी, यानी कि 9x आएगी। x की वैल्यू 705 है, 9 मल्टीप्लाई बाई 705 कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतने का अनुपात है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। कह रहे हैं आपसे कि आपके जो है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr(h) हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) प्लस r की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी, 2/3 दी गई है। तो यहाँ से आप इसको निकाल लीजिएगा, बस इसको कुछ नहीं सॉल्व करना है आपको, h/h प्लस r हो जाएगा। ये 2/3 आपको ऑलरेडी दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, r/h की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी, यानी कि आपका 1:2 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं जल्दी से। ये आपको दिया गया है, इसके गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, देख लीजिए इसको भी, x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 दिया गया है। तो इसको x³ माइनस 3x² प्लस 3x -1 कर लीजिए, कर लेंगे कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, कुछ इस तरीके से जो है, ये देखिए इतनी, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब, और इसको आप 1 क्यों लिख दीजिए, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो x -1 होगा, और यहाँ पर x² प्लस 1 माइनस x होगा। देखिए आपने a³ माइनस v³ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वही है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर x -2 हो जाएगा, और ये x² प्लस 1 माइनस x हो जाएगा। तो गुणनखंड आपका एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो यहाँ पर आपका कौन सा मैच होगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक, अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है आपसे कि उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है निम्न है। तो यहाँ पर ना आप एज्यूम कर लीजिए कि उस कोण की माप ना x डिग्री है, कितनी है, x डिग्री। अब जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा करते जाइए, संपूरक, ठीक है, तो 180 माइनस कितना होगा, x डिग्री। ठीक, इसके कितने, इसके पूरक के 4 गुने के बराबर है, किसके, पूरक के 4 गुने के बराबर है। ठीक, तो पूरक 90 माइनस x इसके 4 गुने के बराबर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी ना 60 डिग्री, यही तो आपको x की वैल्यू तो निकालनी है, 60 डिग्री आ गई आपकी। अगला देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भुजा 2a इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a इकाई है के क्षेत्रफल के अनुपात है। ठीक, अब जैसा कह रहे हैं कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी को पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो √3/4 भुजा कितनी है, 2a है, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो √3/4 2a² हो जाएगा, होगा कि नहीं, इतना तो आप कर लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से क्या आ जाएगा, √3a² हो जाएगा कि नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो √3a² होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आप सभी को पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर होगा, विकर्ण का स्क्वायर यानी कि 1/2, विकर्ण कितना है, 2a है, आपको दिया गया है ये सब। तो 1/2 आपका है, यानी कि 4a² हो जाएगा, यानी कि 2a² हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, और आपका जो समबाहु त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल आ गया। अनुपात आपसे कहा गया था, तो √3a² ये आपका समबाहु त्रिभुज है और ये आपका वर्ग है, तो √3:2 आ जाएगा। ठीक है, √3:2 आ जाएगा। अगला देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच होता है। तो ये कितना होता है, ये आपका जो उष्णकटिबंधीय अक्षांश होता है वो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण होता है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है। तो यहाँ पर 17.64 आपका करेक्ट आंसर होगा, कितना होगा, 17.64। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत की जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व तो आपको बताना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
तो यहाँ पर 382 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, बस थोड़े से ही बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी संख्या होगी, बताइए कितनी होगी? 89 होगी। कितनी? 89 होंगी, ठीक। अगला यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन का परसेंट है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि कितना है नाइट्रोजन का परसेंट। तो नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? 78% है, ठीक। अगला देख लीजिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा सही है। अब जब नगरीय जनसंख्या की बात आती है तो 31.16 एकदम करेक्ट होगा आपका। अगला देखिए, समुदाय की भूमि को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति है। राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न कर सकती है। लोकतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया में प्रजा भाग नहीं लेती। कौन सा इनमें से आपका सही है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा कि राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती। कौन सा? प्रजा जो है प्रश्न नहीं कर सकती कभी भी, ठीक। तो याद रखिएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मानक देशांतर के रूप में माना जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 82.5 डिग्री पूरब, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बस 2-4 और रह गए, जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि देश की नवी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई, बताइए। कब? 1997 में की गई थी, ठीक। जिस वर्ष में पैदा हुई थी उस समय ये शुरू की गई। भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? अंबेडकर साहब को जाना जाता है। अगला है आपसे कि सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है। तो ये पहाड़ी ढलानों पर होती है, ठीक। नेक्स्ट है कि आपसे बोला गया है कि पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है। तो ये आपका वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जल वाह को आपका क्या करता है? निरूपित करता है। अगला है आपसे कि जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह 10 बजे है तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा, ठीक। देखिए, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितना अंतर है? 60 डिग्री का अंतर है। देखिए, 20 डिग्री और 80 के मध्य अंतर कितना होगा? 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री का मतलब है 60 गुणा 4, क्योंकि 4 का अंतर होता है 4 मिनट का, तो 240 मिनट का अंतर है ना। 240 मिनट के अंतर के बराबर है ना। जो कि 240 मिनट का मतलब क्या है? ये मिनट में है अगर आपसे, तो मिनट का मतलब है आपसे घंटे में बदलेगा तो कितना? 4 घंटा बन जाएगा। कितना? 4 घंटा बनेगा, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 10 बजे हैं, अब 10 बजे हैं तो 4 घंटा आगे होगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 4 जब जोड़ेंगे 10 में 4 तो 2 हो जाएगा, तो 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित प्रकरणों में से हाशट और ग्रेविन किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ये हमारे भ्रंशन के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? भ्रंशन के द्वारा, ठीक। सो ये रहा आपका 2018 का कंप्लीट पेपर का डिस्कशन, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। प्लीज़ अगर इतनी मेहनत आपको अच्छी लगती है, आपको कुछ समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।